नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में और मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन है भरपूर बाजारों में। सुबह की सुस्ती के बाद आई है अच्छी रिकवरी और अच्छी बात है कि रिकवरी के बाद बाजार उन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव टेरिटरी में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों दिखेंगे। बैंक निफ्टी इनफैक्ट दिन के निश्चित से बहुत बढ़िया सुधार दिखाता हुआ 250 अंकों की आपको मजबूती बैंक निफ्टी में इस समय दिखेगी। डेज हाई पर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो आइए एक्शन की करते हैं शुरुआत और पहले देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें कौन सी हैं। उतार चढ़ाव वाला बाजार है पर अच्छी बात है 17,300 के ऊपर निफ्टी आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है। बढ़िया रिकवरी हुई है। वहीं 37,900 के पास आपको बैंक निफ्टी इस समय दिखेगा। बैंक्स के अलावा आईटी और बाकी फाइनेंशियल शेयरों से भी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, ऑयल एंड गैस, यहां पर थोड़ा दबाव है। तो कमोडिटी और डिफेंसिव्स ये थोड़ा थोड़ा आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स का भी है पूरा सहारा। वैसे तो आज शाम अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे पर कम वॉल्यूम्स के बीच डाउ फ्यूचर्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो 250 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे और यूरोप के बाजार भी खुले हैं, यहां पर भी आपको मजबूती दिख रही है। तो हाल ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे हैं। एटलीस्ट आज सुबह से रशिया से कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव खबर अब तक तो आती हुई नहीं दिखी है। पर आखिरी 1.5 घंटा है, वॉलेटिलिटी है बाजार में, पर थोड़े आज स्टेबल एक्शन है। तो इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आज और आने वाले दिनों के लिए कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स जहां पर बाजार की नजर है, जो कुशल हमें बताएंगे और फिर वरुण से जानेंगे कौन से हैं आज के कुछ अहम खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे अहम तो यही है कि वित्त मंत्री जी 3:30 बजे इंडस्ट्री के और साथ ही मार्केट्स के सदस्यों के साथ बैठक करेंगी। तो यहाँ पर देखना होगा कि कैसे उनके तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं इंडस्ट्री के लिए। साथ ही टीसीएस आज बाईबैक जो है, अगर आप सब बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज उसके परचेज करने का आखिरी दिन है। तो यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि 23 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है। ग्लोबली जैसे दीपांशु बता रहे थे, यहाँ पर आप देखिए यूएस मार्केट्स में आज छुट्टी है। तो यहाँ कल के लिए यूएस मार्केट से हमें संकेत नहीं मिलेंगे आज के दिन में। साथ ही आप मंगलवार को देखिए, यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से कुछ कैश स्पेस के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं, जिसमें एलांटास बैंक, महिंद्रा सीआईई और सनोफी इंडिया शामिल है। और सुबह 9:30 बजे वित्त मंत्री जी 2 दिन के दौरे पर हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से मीटिंग करेंगी और साथ ही 3 बजे यहाँ पर हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जितने भी हैं उनके साथ भी एफएम अपनी मीटिंग करेंगी। आयन एक्सचेंज कंपनी अब बीएससी के अलावा एनएससी पर भी ट्रेड होंगी कल से। तो ये एक बड़ा अपडेट है आयन एक्सचेंज के लिए। साथ ही सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क, यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। हिंदुजा ग्लोबल, जो आपको याद होगा 1:1 का जो बोनस शेयर इन्होंने जारी किया था, उसकी एक्स डेट है कल। और साथ ही एक्स डिविडेंड भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, जिसमें हिंदुजा ग्लोबल, एक्सो नोबल, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स, एमएसटीसी और ऑयल इंडिया शामिल है। और अंत में बुधवार 23 फरवरी टीसीएस के बाईबैक की रिकॉर्ड डेट है। 4500 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर बाईबैक प्राइस रखा गया था। साथ ही भारत डायनामिक्स और जेबी केमिकल्स ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल बाजारों में जापान और रशिया के बाजारों में छुट्टी रहेगी और साथ ही यूरोप के जो जनवरी के सीपीआई आंकड़े हैं वो भी आते हुए दिखेंगे। जापान और रशिया, यस, दोनों कब छुट्टी है? 23 तारीख, परसों। और यूक्रेन यूक्रेन के बाजार रशिया के लिए खुले? लग तो ऐसा ही है। ऑफिशियल छुट्टी हो गई होगी ऑलरेडी। कोई पता नहीं। चलिए, तो मतलब युद्ध के माहौल के बीच में भी रशिया वाले छुट्टी मना रहे हैं। ठीक बात, ओके। यूएस वाले भी आज शाम को। हाँ, यूएस वाले भी। हम ही दुखी हैं। हालांकि आज तो इतने नहीं है, लेकिन चलो अच्छा हुआ। आज तो सुबह जो सोच रहे थे वैसे ही हो गया। चलो अच्छी बात है कि कम से कम खबरें अच्छी साइड पर ज्यादा है। बातचीत करने से बात बनेगी, या तो बम डालने से बनेगी या बात करने से बनेगी। तो हमने वो दूसरा वाला जो तरीका सोचा है कि बात करने से बनेगी, वो ठीक रहा। बिल्कुल सर। आइए वरुण से भी जाने खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं इनके बारे में। गुड आफ्टरनून दीप। तो कुछ खबरें आई है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया के लिए, जहां पे अमनसा इन्वेस्टमेंट ने हिस्सा घटाया है। हिस्सा 7.34% से घटा के 5.73% किया है। शेयर होल्डिंग में इनके निकल के आया है। इसके अलावा आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फाइनेंशियल्स के लिए इस कंपनी ने करार किया है। कंपनी ने रुपए कार्ड के लिए करार जो है वो कर लिया है। टीसीएस सिडनी में डिजिटल गैरेज इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो ये कंपनी खोलने वाली है। ये अपडेट इस कंपनी ने दिया है। टाटा पावर RWE रिन्यूएबल के साथ इन्होंने करार किया है। भारत में ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए करार जो है वो किया गया है। ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट में RWE जो है उसको करीब 20 साल के आसपास का अनुभव है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन आई कोलंबस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा केपरी ग्लोबल, ये कंपनी जो है अब गोल्ड लोन के कारोबार में एंट्री कर रही है। अगले 5 साल में 1500 करोड़ के 1500 नई शाखाएं जो है ये कंपनी खोलने वाली है। अपडेट इस कंपनी ने दिया है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए खबर आई। भारतीय एयरटेल यहाँ अंडर सी केबल
कंसोर्शियम जो है उसमें ये कंपनी शामिल हो चुकी है। इसके अलावा रिलायंस जियो की खबर आई है कि IAX प्रोजेक्ट में मालदीव, भारत और सिंगापुर से कंपनी जुड़ेगी। अंडर सी केबल सिस्टम के लिए है ये पूरा करार कहीं ना कहीं। और आयन एक्सचेंज, जैसे कि कुशल ने कहा, कल से NSE में लिस्ट होगी, ये खबर भी आज ही आई है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। ओके, खबरें हैं दमदार आपके लिए और एक्शन भी है दमदार। आइए दीप एक बार 2 बजे तक का एनालिसिस देख लें। वही तो मैं इसी का इंतजार कर रहा था जी। जो अच्छी बात यही है कि कुछ खराब नहीं आया आज एटलीस्ट, नहीं तो रोज सुबह 10 साढ़े 10 बजे एक्चुअली आज कोई खबर ही नहीं आई है, कोई खबर ही नहीं आई है, सब चुप बैठे हुए। हाँ। एक अभी खबर आई है कि जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आज कुछ चर्चा करने वाले। फ्रांस और रशिया के हाँ, वो सुबह आज बग्गा साहब भी बता रहे थे कि इन दोनों की मीटिंग होने वाली है। वैसे यूएस और अच्छा नहीं, वो विदेश मंत्री की बता रहे थे, ये डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर, वैसे यूएस और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर 24 तारीख को मिलेंगे, पर आज फ्रांस और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो ये एक खबर आई है, वो भी अच्छी खबर है, कुछ खराब खबर वैसे बिल्कुल तो नहीं जितने मिलेंगे, जितनी बातचीत करेंगे उतने देर तक तो कम से कम नहीं लड़ेंगे। हाँ। उसके बाद पता नहीं है ना, और शायद बात करते करते कोई बात बन जाए। हम तो देखो अच्छे ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए सुबह भी हम ये बात कर रहे थे कि चलो कम से कम बाइडेन साहब के साथ बात करने का तो मामला बन रहा है। देखो, और जो सुबह का जो विश्लेषण था वो एकदम परफेक्ट था कि बाइडेन साहब को क्या, पुतिन को क्या चाहिए। अगर बाइडेन के साथ बैठ के आमने सामने बात कर ली, हो गया ना बड़ा आदमी, पार पे आ गए। बिल्कुल बराबर ना भाई। आप चाइना को ही बड़ा मानते हो या ब्रिटेन को ही मानते हो या फ्रांस को ही मानते हो और रशिया को आप उतना उनसे छोटा मानते हो। लो, हम यूक्रेन में घुसे नहीं, उसके पहले आपको बात करने की जरूरत है। ये पोजिशनिंग है ना, ये पोस्चरिंग है कि भाई मैं भी अभी उतना ही बड़ा हूँ, उतना काम हो गया। उनको कौन सा क्या 25-50 हजार मार के क्या उनको हासिल कर लेना है, करेक्ट। तो उनके लिए जो उन्हें हासिल करना है, अगर बाइडेन ने मीटिंग कर लिया, बाइडेन के लिए अच्छा, देखो मैंने मीटिंग करके इनको चुप करवा दिया, बिठा दिया, उनका काम हो गया। करेक्ट। उनके लिए फ्रांस का भी काम हो गया कि देखो मैंने सबके बीच में मध्यस्थता कराई। यूक्रेन का बेचारा कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो वो ठीक है अपनी जगह, वो बेचारा। तो मतलब कुल मिला के मतलब सब अपने अपने गेम खेल रहे हैं। बिल्कुल। और मार्केट भी अपना गेम खेल रहा है और पिछले 3 मिनटों में 50 पॉइंट नीचे आया है हरे से लाल निशान में। मतलब ये तो पलक झपकोर कहाँ कोई अब आजकल ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे एकदम नीचे आए फिर हम खबर ढूंढते हैं। कोई आई तो नहीं, कोई आई तो नहीं। अब हम खबर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर में। तब तक कुशल हमारे साथ तैयार है और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी तैयार है। अगर किसी के कॉल्स है तो ठीक है, नहीं तो हम एक काम करते हैं कुशल से बात कर लेते हैं इंडिगो को लेकर। आज टॉक ऑफ द टाउन इंडिगो है, लेकिन दीप और वरुण तब तक आप ढूंढना शुरू करें। क्या ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से कहीं कोई ढूंढो, मिलेगा, ढूंढने से भगवान मिल जाते, तो खबर ही है। तो कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पर कोई खबर आई होगी। नहीं तो 17,350 वाला 17,250 बिना नोटिस के बिना बताए धड़ 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 कहीं कोई खबर आई होगी। आइए, सचिन जी तैयार है, पहले बिगुल उनके लिए BTST का। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है एम्फोसिस के काउंटर में। पिछले 2 दिनों का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग एक क्लासिकल सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है काउंटर। सो खरीदारी करनी है। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 3120 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा 3200 का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3030 पे। खरीदारी करनी है एम्फोसिस के फ्यूचर्स में। 30-60 पे लेना है, 30-30 का स्टॉप लॉस और 3200 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी एम्फेसिस में। ये है स्टॉक जो आपके रडार पर रहना चाहिए इस वक्त 3200 तक के टारगेट के लिए। पहला टारगेट क्या बताया आपने 3200 के पहले 3120। अनिल जी, इंट्राडे 3120 का टारगेट होगा। परफेक्ट, ओके। आइए, इंडिगो ये शेयर है आज एक्शन में और कमजोरी की तरफ। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए किस वजह से इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन है कमजोर। कुशल बताइए। सर देखिए, यहाँ पर ये खबर तो हम सुबह से ही बता रहे हैं कि इंडिगो के जो को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल जी, वो उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इसलिए दिया है क्योंकि आगे चलकर ये अपनी हिस्सेदारी जो है बेचने वाले हैं। अब इनकी खुद की कंपनी में करीबन 14.65% हिस्सेदारी है और ये खुद पहले कंपनी के ऑब्वियसली को फाउंडर तो हैं ही, को प्रमोटर और जो है डायरेक्टर पद पर भी रह चुके हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर जो ये हिस्सेदारी घटाएंगे
देखेंगे अपनी, इसमें इनकी खुद की 14.65% है और इनसे जुड़ी हुई एंटिटीज को भी अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो करीब करीब 37% इनकी टोटल हिस्सेदारी इंटरग्लोब एविएशन में है। अब यहाँ पर ये हिस्सेदारी, ये बोर्ड से इस्तीफा इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि एज अ डायरेक्टर, चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास काफ़ी सारी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो उससे बचने के लिए, यानी कि उससे जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है उनकी जब सेलिंग वो करेंगे अपनी शेयरों की, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा समय में ये अपनी हिस्सेदारी रिड्यूस करने वाले हैं पूरी तरह से। और ये चीज़ तब हो रही है क्योंकि आप देखिए 30 दिसंबर 2021 यानी कि पिछले साल 30 दिसंबर को ये ईजीएम इन्होंने बुलाई थी और उस ईजीएम में जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव होने वाले थे, जिसके तहत जो राइट्स ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल है वो जो है शेयरधारकों ने उस चीज़ को मंजूरी दे दी थी। अब उस मंजूरी देने के बाद क्या हुआ कि ये क्लॉज हटने के बाद दोनों प्रमोटर्स बिना एक दूसरे की परमिशन लिए जो है अपनी हिस्सेदारी बेच सकेंगे और उसके बाद ही आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ आती हुई दिख रही है राकेश गंगवाल की तरफ से। और आगे चलकर ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड में वापस पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा बोर्ड में आते हुए दिखे और आगे चलकर एज अ बोर्ड मेंबर ये काम कर सकते हैं। बट नेट अभी जो दिख रहा है, ये अपनी जो हिस्सेदारी है 14.65% की, वो अगले 5 सालों में पूरी तरह से बेचेंगे। तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब इंडिगो पर इस समय जो खबर आती हुई दिख रही है। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और ऑफ कोर्स स्टॉक भी फोकस में है। सुबह से थोड़ी सुस्ती है, सुबह अच्छी शुरुआत हुई फिर गिरा, अब वापस थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहा है, बट नजर रखिए ये आपके लिए एक्शन है बाजार में। एक्शन है मार्केट्स में भी और ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के फिर से बाजार होते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी भी आया है, ट्रेडिंग कॉल्स भी आ रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है गेल पर बिकवाली की राय है। टेक्निकली देखें तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है स्टॉक में, एक फ्लैग पैटर्न से डाउनवर्ड ब्रेकडाउन देखने को मिला है, एक नेगेटिव क्रॉसओवर है बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर आप चार्ट देखें गेल का तो यहाँ एक डबल टॉप पैटर्न बना और उसके बाद ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद पुल बैक और अब दोबारा से ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो गेल पर हमारी बिकवाली की राय है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 139 पर। 139 के स्टॉप लॉस से गेल को शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 132 रुपए 50 पैसे का, 132 हाफ का, और इवेंचुअल टारगेट होगा 128 रुपए का। तो 128 के टारगेट के लिए गेल में बिकवाली की राय। तो यह है आपके लिए गेल पर बिकवाली की राय इस समय राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। इस बीच जो अनिल जी बात चल रही थी कि क्या कुछ खराब खबर आई है, खराब तो नहीं बट हाँ थोड़ी ऐसी भी खबर आई जिससे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। जो आज सुबह बात चल रही थी कि बाइडेन और पुतिन साहब की बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, इस पर फिलहाल कुछ बयान आ रहे हैं क्रेमलिन यानी कि रशिया गवर्नमेंट की तरफ से कि यूक्रेन पर हमला ना होने की संभावना है, बातचीत चलेगी, बट मोर इम्पोर्टेंटली इस समय कोई ऐसा बड़ा एजेंडा नहीं है जिसके बीच दोनों में बातचीत हो सके। तो ये एक खबर आपको आती हुई इससे बड़ा एजेंडा क्या चाहिए बातचीत करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ये कह रहे हैं वो ये कि ये ब्लूमबर्ग रॉयटर्स दोनों के हवाले से आती दिख रही है और ये जो रशिया का टीवी है IFX, यहाँ से सोर्स लिया है इन्होंने और ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं है बिल्कुल अभी तक इस मीटिंग को लेकर। नो कॉन्क्रीट प्लान्स येट फॉर बाइडेन समिट। एग्जैक्टली, मतलब एजेंडा नहीं, प्लान ही कॉन्क्रीट नहीं कि मतलब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस वजह से ये मामला। तो देखो अब है ना, अब मार्केट का रिएक्शन गोलीबारी पे नहीं आता, अब मार्केट का रिएक्शन बयानबाजी पे आता है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट अब बातचीत हो गई है, तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। हाँ, तो अब वो मीटिंग होगी नहीं होगी, कब होगी, ये सारी चीज़ें हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं है एक्चुअली। सो इसलिए रूस की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है। तो मतलब जैसे संकेत आए अमेरिका की तरफ से कि बाइडेन साहब मिलने को तैयार है, अगर आप आक्रमण ना करें तो रूस फैल रहा है अभी, रूस फैल रहा है ना। वही है इसका मतलब तो यही हुआ ना दीप कि रूस बोला कि नहीं आपको मिलना ही मिलना है, हमको मिलना ही नहीं मिलना, हम डिसाइड करेंगे। तो थोड़े से अड़ियल वाले बयान आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है इस वक्त। एक और क्या डिटेल्स आई है? एक और है कि जो रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल है
को पुतिन एड्रेस करेंगे, उसको पुतिन संबोधित करने वाले हैं, जो रशिया का सिक्योरिटी काउंसिल है। तो यानी कि जो इंटरनल उनकी कुछ सिक्योरिटी की बैठक है उसको पुतिन मिलने वाले हैं। तो अब कैसे देखें इसे सर, ये भी आई थिंक बाजार में थोड़ी नर्वसनेस है कि ये क्या एक कोई क्लियर संकेत दे रहे हैं पुतिन आगे की बात को लेकर, या फिर एक रेगुलर मीटिंग है उनके सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। पर ये माना जा रहा है कि एक रेगुलर सेशन नहीं है, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग अपने इंटरनल सिक्योरिटी काउंसिल की रशिया में बुलाई गई है, जिससे भी बाजार थोड़े नर्वस होते हुए दिख रहे हैं। तो दो फैक्टर्स हैं ये सर, एक तो जो बैठक को लेकर कमेंट आया, और दूसरा जो इंटरनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक इन्होंने बुलाई है, इन दोनों की वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार पर रिएक्शन आते हुए दिखा है। तो अगेन एक और लिख दिया जाए कि स्पेसिफिक एग्रीमेंट अभी तक सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को लेकर हुआ है। हाँ। ये क्रेमलिन जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि भाई खाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, बेसिकली रशिया ये पोजिशनिंग कर रहा है कि हम कोई मिलने के लिए ऐसे मरे नहीं जा रहे। हाँ। Exactly. आपकी गरज है तो बोलो, मिलेंगे, नहीं तो हमें मिलने के लिए था। बाकी ये मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की ये तो नॉर्मल है, ये तो देखो युद्ध के टाइम उनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? तो सिक्योरिटी काउंसिल वालों से मिलना पड़ेगा ना, आर्मी नेवी जो भी होती है इनकी सारी, है ना, दिखाने के लिए भी हो सकता है कि वो तो उनसे ही मिलना, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात ये कि मीटिंग का एजेंडा नहीं लग रहा है इनको, नहीं दिख रहा है। रशिया में गुड मॉर्निंग होगी सुबह, हाँ यही टाइम पे होती है, 2.5 घंटे पीछे जैसे सुबह उठे नहीं कि चालू हो गए। अच्छा, एक बार रशिया के मार्केट भी दिखा दीजिए, वो भी नीचे गिरे पड़े हैं लगता है, ऐसा लग रहा है मेरे को। देख लेते हैं उनका रिएक्शन भी समझ, हाँ वो दिख रहा है ना, ऊपर टॉप बैंड पे चल रहा है आपका रशिया के मार्केट भी। एक बार ये देखो 3% गया ना रशिया का मार्केट, बराबर है। तो ऐसे ही थोड़ी है, रशिया के मार्केट भी खराब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला वहाँ पर थोड़ा सा ढीला है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स अभी भी 185 अंक ऊपर है, लेकिन रशिया के मार्केट थोड़े से खराब होते हुए दिखे हैं, तो रिएक्शन वहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, और इसी का रिएक्शन हमारे बाजारों पर भी आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़े बाजार एकदम जो तेजी से गए हैं, ऊपरी स्तर से लगभग 150 पॉइंट नीचे आया है निफ्टी। हालांकि बैंक निफ्टी उतना खराब नहीं है अभी भी, ठीक है, 38,050 का हाई बनाकर आपके लिए 37,750, यानी कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आया, 150 पॉइंट आपका नीचे आया है निफ्टी। ये है इस वक्त का पूरा एक्शन, गजब ही है भाई साहब। ओह, वो एक झटका दिन में होता है, अभी तक आया नहीं था ना। जो हिसाब से गिरा ना, वो देखते लग गया कुछ खबर आई है। वो खबर आती जब तक कहाँ कौन सा, एक तो 1000 एजेंसीज हैं पूरी दुनिया भर में, कौन सी पे कब कौन सी खबर आई, किसने कब देखा, देखने के बाद कब कौन एक्शन लेता है। तो फिलहाल पूरा सार ये है कि भाई साहब रशिया वाले ये बोल रहे हैं कि हमें कोई मिलने की जल्दबाजी नहीं, बाइडेन साहब से जरूरत होगी तो मिलेंगे। अभी तक ये प्लान पक्का तय नहीं हुआ है कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, ये प्लान पक्का है, लेकिन पुतिन साहब और बाइडेन साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये प्लान पक्का नहीं है। ये बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए 2-3 बड़ी खबरें जो इस समय आती हुई दिखी हैं और जिसका रिएक्शन भी आप बाजार पर बनते हुए देख रहे हैं। आइए सिमी जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल है एक तैयार, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। एक सेल कॉल देना है। मेटल में वेदांता खराब लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से हल्का सा 10 रुपया का सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 345 का टारगेट होगा, 345 340 ये दो टारगेट्स रहेगा ऑन द डाउन साइड, और स्टॉप लॉस 3 रुपया का लेंगे 357.50 से 358 का। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, मार्केट खराब हो रहा है, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये स्टॉक ऊपर से नीचे आ चुका है इतना, और एक डेली चार्ट में एक सपोर्ट भी तोड़ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत सेल ऑफ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 345 एंड 340 ये दो टारगेट्स होगा मेरे तरफ से। ये है आपके लिए वेदांता पर बेचने की राय। बड़े दिनों बाद किसी ने बेचने की राय दी है। छोटा सा स्टॉप लॉस है 358 का सिमी जी की तरफ से, 345 और 340 दो टारगेट के लिए करें बिकवाली। आइए बढ़ते आगे, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, बता रहे हैं आपको बड़ी खबर। तरुण बताइए क्या है खबर आपके पास? ओके, थोड़ी देर में तरुण से हम फिर संपर्क करेंगे, जानेंगे उनसे। तब तक आइए बाजार पर एक आउटलुक ले लिया जाए आशु सर से। आशु सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? खरीदना है, बेचना है, नोटा? अनिल जी देखिए, नोटा तो बेटर है अभी। एक तो आपका मुझे परसों का एक डायलॉग याद आ रहा था, अभी जब रशिया की न्यूज आई कि रशिया का प्राइम टाइम है, वहां का शुरू हो गया है हमारे लिए, तो ये प्राइम टाइम शुरू हो गया है। दूसरी चीज अनिल जी, एक्चुअली क्या है कि देखिए
इस पे अगर आप यूक्रेन रशिया क्राइसिस पे आपने भी विश्लेषण किया, बग्गा जी भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, पॉलिटिकल विश्लेषण भी हो रहे हैं, एनालिस्ट विश्लेषण भी हो रहे हैं, और अल्टीमेटली अनिल जी इसमें ना सारे राइट होके आएंगे। वो कैसे होंगे? अगर कोई कहेगा कि वॉर नहीं होगी, वो भी राइट होगा। कोई कहेगा कि थोड़ा बहुत ये चलता रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बमबारी हो सकती है, वो होगा। कोई विश्लेषण निकाल के देगा पुरानी वॉर्स अगर आप देखें तो वॉर के बाद हमेशा मार्केट तेज हुए हैं, वो भी राइट होंगे। तो अल्टीमेटली सारे राइट होंगे। लेकिन अली जी सारे राइट के अंदर जो मारा जाएगा वो ट्रेडर मारा जाएगा, उसको लॉस होगा। तो अनिल जी ये सबसे बड़ी पहला डिसिप्लिन तो ये है कि इस खबर, हर अच्छी खबर पे लेना और हर खराब खबर पे बेचना, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, या बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करिए। अगर पार्टिसिपेट करिए तो ये बंद कर दीजिए। और इस पे कॉन्ट्रा ट्रेड कोई ले सकता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर ही ले सकता है अनिल जी, एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। इस पे अनिल जी सबसे ज्यादा आपको अपना जो एक होता है ना कि टेम्पटेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। वो टेम्पटेशन ये है कि अनिल जी हर कोई ये सोचेगा कि नहीं मुझे कुछ तो करना चाहिए, और अगर रात को बम गिर गया तो 500 पॉइंट निफ्टी नीचे होगा तो मैं मिस कर जाऊंगा या मैं हेज नहीं कर पाऊंगा। वाइस वर्सा जो रिवर्स सोचेगा वो सोचेगा अगर कल अच्छी स्टेटमेंट आ गई और सब कुछ ठीक हो गया तो 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो जाएगा और मैं मिस कर जाऊंगा ये मूव को। तो अली जी मेरा उनको कहना है कि 18,000 वाला भी मिस नहीं करा, 16,500 वाला भी मिस नहीं करा। 18,000 से ऊपर अगर आपने नहीं लिया तो आपको 4 बार 16,500 मिला है। अगर 16,500 पे नहीं बेचा तो आप या नहीं ले पाए तो 18,000 भी आपको मिला है। तो भाव ऐसे लेवल पे आपको सारे आएंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए वो 500 पॉइंट कहीं मेरे मिस ना हो जाए। आप 100 200 पॉइंट करके 1000 पॉइंट दे देंगे, आपको लॉस होगा। तो पहला डिसिप्लिन तो मेरे ट्रेडर्स को ये कहता हूं कि इस चीज का ध्यान रखें कि ये टेम्पटेशन कंट्रोल करें। दूसरी चीज अनिल जी, मार्केट में मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगती क्योंकि काफी कुछ प्राइस इन है इसके अंदर, सारी चीजें प्राइस इन है। उसके बाद रेजिलियंस है, जो हमारा स्टॉप लॉस है अनिल जी, हमने आज सुबह भी बोला और मैं अभी भी बोलता हूं फॉर ए चेंज कॉन्ट्रा ट्रेड कि हमें डिप्स पे लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट नहीं करना। 17,050 हमारा स्ट्रिक्ट लॉस स्टॉप लॉस है। अगर इससे नीचे गया तो एक ही रीजन में जाएगा कि अगर ये एस्केलेशन बहुत बढ़ता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो उसके चलते अनिल जी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट ये है कि मार्केट में नीचे में पैनिक में सेल नहीं करना, पैनिक में लेना ही है। मार्केट हमें लॉन्ग लगता है अल्टीमेटली, मतलब इन सब के बाद जो रिजिलियंस दिखा रहा है मुझे उससे लगता है 17,400 600 800 18,000 तक के भी घर खुलते हैं ऊपर की तरफ फॉर ए चेंज। तो आई एम पॉजिटिव ऑन द मार्केट एज ए कॉन्ट्रैक्टेड। हैविंग सेड दैट अनिल जी एक्सपायरी प्रेशर है। हमने फ्राइडे को एक शो किया था एक्सपायरी अलर्ट, जो हर फ्राइडे को करते हैं। वो सारे स्टॉक्स अनिल जी, स्टेट बैंक, मदरसन सुमी, टाटा पावर, जो भी हमने आइडेंटिफाई किए थे वो सारे आज भी नीचे थे, अभी भी नीचे हैं, रिवर्सल के बाद भी। तो एक चीज तो अनिल जी, अब अगर मुझे पॉजिटिविटी खेलनी है या कुछ ट्राई करना है तो कैसे करना है, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक निफ्टी का स्प्रेड है। अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूं। स्टॉक्स में अनिल जी बहुत ज्यादा मन नहीं है, क्योंकि मैंने एक और चीज बोली थी अनिल जी, जो ये उठा पटक होगी ये इंडेक्स में ज्यादा होगी, इन स्टॉक्स में कम होगी। तो अगर आप बढ़ेंगे तो स्टॉक्स में, इंडेक्स में देखेंगे मतलब बीटा बहुत हाई होगा, 200-300 पॉइंट की मूव आएगी, घटने में भी उसी में आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग रहना है तो इंडेक्स के थ्रू रहना चाहिए। लॉन्ग रहे तो इंडेक्स के थ्रू, और इंडेक्स पर ही स्ट्रेटेजी देने को तैयार है आपके लिए आशुतोष सर। बताएं सर क्या है स्ट्रेटेजी? अनिल जी अभी निफ्टी चल रहा है 17,250, तो 17,300 की कॉल चल रही है 129.30, 17,300 की ये अनिल जी एक लेनी है, और 17,500 की चल रही है 50 रुपए, ये दो बेचनी है। तो अनिल जी 17,300 की एक कॉल लेंगे, 17,500 की दो बेचेंगे, इसकी कॉस्ट आएगी 30 रुपए। तो अनिल जी मेरा निफ्टी एक तरह से लॉन्ग हो गया 17,330 का, जो आज भी भाव आ गया था। अगर अनिल जी अगले 3 दिन में कोई अच्छी मूव आती है तो हमारे को ये 17,380 400 तक निफ्टी जा सकता है, और अगर 380 400 काट गया तो 500 भी क्रॉस कर सकता है अनिल जी। और ये स्प्रेड सेफ कहां तक है अनिल जी? 17,700 तक। नीचे में अनिल जी बीएस स्प्रेड नहीं बनाना, क्योंकि नीचे में अगर पैनिक आएगा तो बीएस स्प्रेड संभलेगा नहीं। पुट फिर मतलब चाहे मुझे पता है कि 16,500 नहीं होगा पुट बेचना और 16,700 नहीं होगा, लेकिन अनिल जी पुट बेच नहीं सकते क्योंकि आईवीज जितनी हाई होंगी, तो इसलिए बुल स्प्रेड बनाना है कि आपकी आईवीज हाई इन द मनी को हेल्प करती रहेंगी। और अनिल जी 17,700 तक ये सेफ है। 17,370-80 एक पड़ाव है जो आना चाहिए जरूर, और वो क्रॉस कर गया तो 500 भी, और सेफ है 17,700 तक। सिर्फ 30 रुपए से अनिल जी आप शांति से सो सकते हैं, बम गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, गले मिल गए तो कितना ऊपर जा सकता है उसकी थोड़ी चिंता या मतलब खुशी मनानी है, नीचे में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो ये है आपके लिए राय कि तेजी का व्यू बनाकर चलें और थोड़ी सी खरीदारी करें, ये सेफ चलते हुए आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे साथ है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा, बता रहे हैं एक बड़ी खबर जोमेटो को लेकर। तरुण बताइए क्या है खबर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जोमेटो के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
और ये जांच जो है वो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कंप्लेंट पे की गई है और NRAI ने ये कंप्लेंट की थी कि जो जोमेटो है वो ज़्यादा चार्ज करता है और जो कमीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो क्लाइंट्स की डिटेल है उनके साथ वो रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसके उलट वो जो उनके खुद के जो क्लाउड किचन कंपनीज़ हैं उसके साथ ये क्लाइंट डिटेल शेयर की जाती है और अपना बिजनेस बढ़ाया जाता है। तो उसके बाद अब CCI ने इस पर जांच शुरू करी है और उम्मीद की जा सकती है अगले 2 से 3 महीने में CCI इस पर ऑर्डर भी पास कर सकता है। ओके, तो ये जांच किस वजह से की जा रही है? क्या कुछ है, ये कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं? बिल्कुल, एक तो एक कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरा ये आरोप है NRAI का जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। एक तो कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं, दूसरा क्लाइंट्स की जो डिटेल है जो हम जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं उसकी डिटेल रेस्टोरेंट को नहीं दी जाती, लेकिन उसका यूज़ वो अपनी खुद की खोली गई क्लाउड किचन कंपनियों में कर रहे हैं, जिससे उनका क्लाउड किचन का बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन रेस्टोरेंट्स को एक तो कमीशन ज़्यादा देना पड़ता है और एक नया बिजनेस उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो पर राय आती हुई। इस वक्त के जोमेटो ने के खिलाफ CCI ने जांच शुरू की है और जोमेटो पर जो होटल्स हैं उनकी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया कि वो कमीशन ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है, आगे चलते हैं। फिलहाल CCI की जांच। तरुण, कंपनी से संपर्क किया आपने, क्या कहा कंपनी ने? बिल्कुल, हमने पिछले हफ्ते मंगलवार को उनको मेल लिखा था जिसका जवाब अभी तक ऑफिशियली उन्होंने नहीं दिया है। कि कंपनी जवाब देना जरूरी नहीं समझती, हम रिपोर्ट करना जरूरी समझते हैं। हमने बता दिया कि भाई ऐसी जांच हुई है, जांच के बाद जो भी फाइनल आउटकम आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा जब भी आएगा। फिलहाल बाजार स्टेबल हो गए, वो खबर को डाइजेस्ट करके 17,250 के आसपास, बैंक निफ्टी भी 37,750 के आसपास स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। वो बोला हुआ है वो छोटी खबर पे 7500 पॉइंट का एक बार झटका आएगा। हाँ, बस 7500 पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट इधर। अच्छी खबर आ गई तो 100 ऊपर, खराब आ गई 100 नीचे। 7500 पॉइंट मान लो, जहां पे खबर आई वहां से 50 से 100 पॉइंट गिन लीजिए। अब ऊपर से गिनेंगे तो 100 पॉइंट हो गए, बाकी खबर आई वहां से 50 से 75। बस सिंपल सी चीज है, यही चलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल तो मूव वैसा ही बना हुआ है। कुछ पर सर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ा ब्रेकडाउन एक आते हुए दिख रहा है। बाय द वे एक बार वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए, सुबह अच्छे खुला था, हाईलाइट भी किया था, उसके बाद अभी फ्रेश एक खरीदारी आ रही है। तो एक बार पहले वोडाफोन आइडिया पर व्यू ले लेते हैं और फिर जो बाकी स्टॉक्स हैं मैं बात कर रहा हूँ उस पर हाईलाइट करेंगे। बंसल जी, 7% ऊपर वोडाफोन आइडिया, 2 दिनों में एक अच्छी मूव आई है वोडाफोन पर। कुछ चल रहा है इस चार्ट में? बिल्कुल दीपांशु, इसने 11 रुपए के एक लेवल को तोड़ा है। लेवल को तोड़ने के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। अब नीचे में 10 रुपए 80 पैसे, 10 रुपीज 80 पैसा एक सपोर्ट है। तो जिनके पास है या बाई करना चाहते हैं, 10 रुपए 80 पैसे स्टॉप लॉस बैठता है। और ऊपर में नेक्स्ट जो हडल है वो 12 रुपए 10 पैसे आती है। तो 12 रुपीज 10 पैसा नेक्स्ट टारगेट बैठता है ऊपर का। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन। 12 रुपए तक के लेवल्स इस पर आते हुए दिख सकते हैं। बट एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और वो हुआ है BHEL में। जरा इसका चार्ट पुल अप करिए। 50 के लेवल पर BHEL इस समय पहुंचते हुए दिख रहा है, भारी गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। सच जी, जरा BHEL का चार्ट देखें, क्या हो गया इतना बड़ा ब्रेकडाउन इसमें? अब अगले लेवल्स ओके। सचिन जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी दीपांशु, यहाँ पर 55-56 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट था, वो ब्रेक होने के बाद से यहाँ पर एक लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग है। बट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर 49-48 लेवल्स के आसपास है। तो वहाँ से इमीडिएटली मुझे लग रहा है स्लिपेजेस नहीं होने चाहिए। कहीं जाकर एक छोटा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इंट्राडे चार्ट पे नज़र आ रहा है, तो कहीं जाकर थोड़ी सी ये गिरावट रुक सकती है एंड थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में स्लिप होना चाहिए। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट है तो मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर अपनी पोजीशंस कवर कर ले। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्तों के लिए 55 से लेके 50 इसी पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक ऑस्किलेट करना चाहिए। आपके लिए BHEL 50 के लेवल पर है। अब यहाँ से होल्ड आउट करेगा या नीचे जाएगा,
ये देखना है जरूरी। पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है बाजार में और वो है LIC का IPO। अब खबरें यही आ रही है कि अगले महीने IPO आ सकता है। ड्राफ्ट RHP तो ऑलरेडी कंपनी ने फाइल कर दिया है, पर क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है तो इसकी वजह से जो बाकी IPOs हैं वो शायद अपने प्लान्स टाल सकती हैं या थोड़ी देरी कर सकती हैं IPO लाने में। इंटरेस्टिंग खबर है, आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, ये किस तरह का इंपैक्ट LIC IPO का बाजार में दिखेगा? बिल्कुल, आप देखिए तो अब तक यही बात हो रही है कि जब तक LIC का IPO नहीं आएगा उसके 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 15-20 दिन बाद आप देखेंगे कि कोई भी नया IPO मार्केट में आता हुआ नहीं दिखेगा। अब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक का भारत में सबसे बड़ा जो IPO है वो LIC का बनता हुआ दिख रहा है, और LIC का जब IPO आएगा तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो इस IPO के थ्रू आती हुई दिखेगी, और बहुत सारी जो लिक्विडिटी है वो इस IPO में जाएगी क्योंकि लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे और पैसे लॉक होते हुए दिखेंगे। अब माना जा रहा है कि 74,500 करोड़ का जो लिक्विडिटी है वो मार्केट से बाहर आ जाएगी केवल इस IPO की वजह से, और इसमें ब्लॉक रहेगी। और इसी के चलते आप देखिए कोई भी जो बाकी कंपनीज हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि जब LIC का IPO हो उसके आसपास भी इनका IPO आए, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा नहीं, और इसी के डर से ये IPOs नहीं ला रहे। और बार बार हम देख रहे हैं कि ये जितनी भी कंपनीज हैं वो बार बार अपने जो IPOs हैं वो टाल रही हैं। सिमिलरली आप देखिए कई सारी ऐसी कंपनीज हैं, करीब 40 ऐसी कंपनीज हैं जिनको सेबी से मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन कभी मार्केट के हालात और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब LIC के IPO आने की बात होती है तो फिर से एक बार वो अपने IPO को टालते हैं। अब उसमें भी डिलीवरी है, एमक्योर फार्मा है, स्टरलाइट पावर है, वन मोबिविक है, गो एयरलाइंस है, इन सबको हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े IPO हैं ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के, जहाँ पे डेट्स टाली जा रही है। तो दीपांशु, हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि ये बड़ा IPO है अब सब यही वेट करें, और इससे ना मार्केट का रिस्पांस पता चलेगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना ज़्यादा अग्रेसिवली बिड कर रहे हैं LIC के IPO में, और उसके बाद बाकी सारे IPOs आते हुए दिखेंगे। तो जब तक ये IPO नहीं आता बाकी सारे IPOs के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, तो कुछ और IPOs इसकी वजह से डिले हो सकते हैं, जो नेचुरल बात है। इतना बड़ा अगर IPO आ ही रहा है तो थोड़ा लिक्विडिटी कंसर्न्स बाजार में रहेंगे, और काफी बड़े बड़े IPOs और भी प्लान है जो बाजार में आने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया देवांशी ये डिटेल्स और अपडेट्स देने के लिए, एक इंटरेस्टिंग एंगल LIC IPO को लेकर। पर आइए 2:30 बज गए हैं और अब लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, एक जो वो झटका आना था वो आ गया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो अमेरिकी बाजार शाम में बंद है, बट डाउ फ्यूचर्स 250 अंक की गेन होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1/4% ऊपर है। यूरोप के बाजार अभी भी 0.5% ऊपर है, तो वहां पर उतना इंपैक्ट नहीं है। रशिया ऑफकोर्स यहाँ पर 3% का कट आते हुए दिख रहा है, तो ज्यादा इंपैक्ट आपको वहीं पर दिखेगा। एशिया में आज वैसे सुस्त कारोबार था सर। जापान करीब 0.5% नीचे बंद हुआ, चाइना सपाट था, हांगकांग भी 0.5% नीचे ही बंद हुआ। तो थोड़े ठीक ठाक हैं वैसे ग्लोबल क्यूज सर, बट ऑफ कोर्स वो नर्वसनेस जो अभी हमने देखी वो अभी भी बनी हुई है। क्या करना है सर? देखो, सिंपल सी चीजें, वॉलेटाइल बहुत है, कभी भी कुछ भी अच्छी या खराब खबर आ सकती है, तो आपको वो सिंपल सी चीजें, वो रिस्क लेकर ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं डेटा क्या कह रहे हैं। 17,300 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। सुबह भी इसी की बात कर रहे थे, अभी भी इसी की। 17,300 के पुट पर 45 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 41 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का मामला है, करेक्ट। तो और ये भी उस फॉल के पहले के डेटा है, तो हो सकता है थोड़े बहुत बदले भी होंगे, तो बदले होंगे, ठीक है ना। 17,300 के नीचे है तो खराब है, 17,300 के ऊपर है तो थोड़े ठीक है, ठीक है। रेंज वही है 17,050, 17,150 सपोर्ट वाली है, 17,375, 17,450 ऊपर रुकावट के लेवल है, या 17,350, 17,450 गिन लीजिए, ये 100 पॉइंट रुकावट के लेवल है, वहीं से गए। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करें, शांति से बैठें, और अगर करना ही है तो रेंज के लोअर एंड पर आएँ, 17,150, 17,050 की रेंज में आए तो वहाँ प्रॉफिट बुक वहाँ खरीदें, 350, 450 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज कुछ खास बात नहीं है। कोई मतलब ऐसे मार्केट में वो फ्लिप ऑफ कॉइन, सिक्का उछाल के डिसाइड करने जैसा है मामला, बट फिर भी एक तरफ कहीं लेना ही है कॉल, तो लॉन्ग सेफ है शॉर्ट के, क्योंकि हाँ, क्योंकि बातचीत वाली बातें चल रही है, थोड़ी बहुत बीच बीच में झटके लगेंगे ऐसे, उस समय आपको खरीदना चाहिए। और अगर अल्टीमेटली अगर देखो हो भी गया, कुछ मामला बिगड़ भी गया तो गिर कर बढ़ेंगे, और नहीं
तो वैसे ही बढ़ेंगे। तो इसलिए अब वो ये कि गिर के बढ़ने वाले में आपकी रिस्क रहती है, तो इसलिए लॉन्ग करके आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर शॉर्ट हैं तो भी आपका स्टॉप लॉस जरूर रहना चाहिए। तो फ्रेश ट्रेड लेने की राय कम होगी, ज़्यादा बेहतर है इस वक्त। अंडरस्टूड सर। बैंक निफ्टी हाँ 37,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 37,500 के पुट पर 19 लाख शेयर हैं, और उम्मीद कर सकते हैं आप 37,500 के नीचे बंद नहीं होंगे। कल भी आपसे शुक्रवार को भी 37,600 पर बंद हुए थे। तो नीचे 37,500 के आसपास सपोर्ट है, 37,300 से 37,500, ऊपर 38,000 38,200 रुकावट की जगह। तो 38,000 38,200 के रेंज में आए तो वहाँ बेचिए, 37,300 500 के रेंज में आए तो वहाँ खरीदिए। सिंपल यही बस। ओके तो वही है, रेंज में अगर खेल पाए तो खेल बस वही है। और दूसरा तरीका है कि अगर आप ऑप्शन के जरिए करेंगे तो बहुत प्रीमियम देनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसका सॉल्यूशन एक ही है, ऑप्शन सीधा नेकेड खरीदे ही ना। अगर आप ऑप्शन खरीदे हो तो सामने आपको ऑप्शन बेचना ही है, ये मान के चले, तो ही आप प्रीमियम बचा पाओगे, नहीं तो आप प्रीमियम बचा ही नहीं पाओगे। इतनी प्रीमियम लग रही है ना, आपसे होगा ही नहीं। तो और एक राय जरूर मैं ये कहूंगा कि 2 ऑप्शन बेचने के बजाय 1 बेचें। हालांकि आशीष सर ने 2 बताए हैं, वो ठीक भी है उनकी, लेकिन 2 बेचने में क्या, कभी भी कोई बड़ा मूव किसी एक तरफ आ जाए ना, तो वो रिस्क है। तो थोड़ी अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो ही आपको ट्रेड करना है, और करना है तो एक के सामने एक ही रखें, ताकि अनलिमिटेड रिस्क ना रहे। क्योंकि पता नहीं अचानक से स्टेटमेंट आ गया, समझो कि सब ठीक, नहीं लड़ेंगे, समझौता, गले मिल लिए, 500 पॉइंट ऊपर हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट सर। और अगर अचानक से आ जाए तो 500 पॉइंट गिर जाए तो भी बड़ी बात नहीं, बम गिरा दे तो इसलिए वो बड़े मुंह में एक्स्ट्रा ऑप्शन बेचना मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वो खाली ध्यान में रखें। ये लोग बात करते करते वो नीचे आ गया 17,215, ये है मूड में आ गया बाजार थोड़ा। हाँ डाउ फ्यूचर्स भी नीचे आए दीप थोड़े से। डाउ फ्यूचर्स कुछ 175 थे, अभी 108 रह गए। जब आपने सवाल पूछा तो 175 पॉइंट ऊपर थे, अब 108 10 पॉइंट रह गए। ऐसे ही है, क्या करेंगे, बिल्कुल ये मार्केट ऐसे ही चलेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बाजार की वॉलेटिलिटी में तो आपको बने रहना ही है, इसका कोई इलाज नहीं है। बट 1-2 स्टॉक्स हैं जो सुस्त खुल के फिर अच्छे एक्शन में आए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सिमी जी जरा इसका चार्ट देखें। अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा स्पाइक आ रहा था महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में, जरा चार्ट देखकर बताएं कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पर। दीपांशु, मुझे लगता है कि चार्ट, अगर डेली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी वीकनेस है। तो डेली चार्ट में तो कुछ मतलब नहीं कह सकते कि यहाँ से बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा। पर अगर इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। पर एक जिन्होंने आज सुबह लिए हैं या अभी भी ले रहे हैं, उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस होगा 430। चार्ट, डेली चार्ट बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं है दीपांशु, इसलिए डिलीवरी लेके जाने का सजेशन तो मैं नहीं दे सकती। पर 430 के नीचे स्टॉप लगा के इंट्राडे पोजीशंस अभी भी होल्ड करने का सलाह होगा। 440 क्रॉस करेगा तो 450 तक ये रैली एक्सटेंडेड हो सकता है, पर मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। डेली चार्ट काफ़ी वीक है, इसलिए कोई पोजिशनल बाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगी यहाँ पे। तो ये है आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है उस चार्ट में, क्योंकि वॉलेटाइल बाजार में भी उस स्टॉक में आ रही है खरीदारी, और इनफैक्ट इस समय डेज हाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर रखिए नजर, स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। एक्शन में कुछ और काउंटर्स भी आपको आ रहे हैं। केपीआर मिल्स, इसमें भी एक अच्छी मूव आज आई है। टेक्सटाइल स्टॉक से एक बार फिर से थोड़ा अटेम्प्ट कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में वापस फोकस में आने के लिए, और इनफैक्ट केपीआर में तो अच्छा स्पाइक भी आया है। सुमित जी जरा देखें केपीआर मिल्स के चार्ट पर कोई इंटरेस्ट। दीपांशु, केपीआर मिल के अंदर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा साइडवेज मूव है। स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके चल सकते हैं, और यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक एक बार ऊपर में 680 690 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिलहाल यहाँ से ऐसा लगता है कि ऊपर में 680 690 तक जा सकता है, और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है 625 630 के पास बन रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए केपीआर मिल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। पीआई इंडस्ट्रीज, वागले साहब इसका चार्ट जरा देखें सर, इस पर भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। 3% नीचे इस समय पीआई इंडस्ट्रीज, जरा बताएं सर इसके बारे में। दीपांशु, सपोर्ट पे है 2500 का सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है 2480 वगैरह के लेवल में बेचना चाहिए 2520 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 2400 तक नीचे जा सकता है, लेकिन 2500 तोड़ने के बाद ही बेचे। तो ये है 2500 के नीचे जाने के बाद बेचे, 2500 के बिल्कुल करीब है, और इस वक्त 17,200 के करीब है निफ्टी भी इस वक्त। आइए, हिमांशु गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और देना चाहते हैं एक स्पेशल पिक, और उसके लिए उन्होंने लाइफ लाइन यूज की है, फोन अ फ्रेंड। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, आप तो स्पेशल हैं, बताइए आपकी पिक में क्या स्पेशल?
हिमांशु जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, यही स्पेशल है। स्पेशल यही है। चलिए, तो हिमांशु जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच पिछले कुछ मिनटों में जब भी दीप एक नियम बना ले अपने, यस सर, है ना, और इस नियम पे हम सब लोग पूरी ईमानदारी से सब लोग काम करेंगे। जिस भी वक्त अचानक से निफ्टी 50 पॉइंट गिरे, खबर ढूंढना शुरू कर दें, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कोशिश जारी है सर, खोज जारी है, खोज जारी है, खोज जारी है, मिल जाएगा कुछ, तो खोज जारी है, कुछ ना कुछ तो हो ही होगा 100%। हाँ, जिसकी वजह से 50 पॉइंट निफ्टी अगर 50 सेकंड में जाए, इसका मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी जगह दुनिया के किसी कोने में कोई न कोई खबर जरूर आई है जो किसी न किसी ने पढ़ी जरूर है, और पढ़ने के बाद बाजार कमजोर हुआ है। हिमांशु जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो सुन पा रहा था। अच्छा, सुन तब भी पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। अब आपको बोलने की पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। बताएं सर, स्पेशल पिक। अनिल जी, मेटल्स में आज एक शॉर्टिंग विजिबल है क्लियरली, और खासतौर पे जो स्ट्रॉन्ग पैक था एल्यूमिनियम से रिलेटेड स्टॉक्स, उनमें एक काफी आपको शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल एल्यूमिनियम अनिल जी वो स्टॉक है जहां पर मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के विजिबल है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरह से यहाँ सुबह से ही यहाँ पर ओआई बिल्डअप शॉर्ट साइड में बनता हुआ नजर आया है अनिल जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनता है यहाँ पर, तो नेल्को में शॉर्ट करके चलेंगे अनिल जी। 114 के स्टॉप लॉस के साथ 107 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, और 105 रुपए का दूसरा टारगेट नेल्को में आपको कल तक आता हुआ नजर आ सकता है। और वोलेटिलिटी को देखते हुए अनिल जी 112.50 के पुट ऑप्शन में भी यहाँ पर ट्रेड, 115 का पुट ऑप्शन माफ कीजिएगा, इन द मनी का पुट ऑप्शन भी ट्रेड करके चल सकते हैं 3.5 रुपए के आसपास जिसका करंट लेवल है। यहाँ पर मुझे लगता है 7 रुपए के टारगेट, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल होने का यहाँ पर पोटेंशियल है। 2 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ नेल्को की 115 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। इको ये है वो स्पेशल पिक जहां पर बिकवाली करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रहे हैं। 400 है, लगता बहुत ही ज्यादा खराब, ऐसा मानना है हिमांशु जी का, और ये स्टॉक काफी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए आती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे हमें खबरें भेजे, भाई साहब हमारे पास भी आती है सारी खबरें जो आप भेज रहे हैं। हम तो न्यूज के बिजनेस में है, ऐसा ना समझे कि आप भेज रहे हैं उसके बाद हमें पता चला है। लेकिन जब तक कोई खबर कंफर्म नहीं होगी या रिलायबल न्यूज एजेंसी से नहीं आएगी, तब तक हम नहीं चलाएंगे। बिल्कुल नहीं चलाएंगे। खबर सही चलाने के बिजनेस में, जल्दी या पहले चलाने के बिजनेस में नहीं है। तो बहुत सारी खबरें हमें भी पता है, आपके क्या, आप तो लिख के भेज दो, नहीं जी देखो ये आया है, हाँ है, ये सब हमारे पास में जो आपके पास में आई है इधर उधर से आती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि जब तक कि रिलायबल सोर्स से ना आए, कोई अच्छे वायर से ना आए, या तो किसी देश की जो भी सरकार है उनके ट्विटर हैंडल से आए, या वहाँ की आर्मी का वेरीफाइड हैंडल हो, या वहाँ की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसका वेरीफाइड हैंडल हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी जैसे ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स वगैरह जिन्हें हम रिलायबल मानते हैं, उनके वहाँ से आए। कोई तो होना चाहिए ना, किसी के ट्विटर पे भेजने से या किसी व्हाट्सएप पे कैसे चला दें ऐसे चल गया तो फिर कहना ही क्या। एब्सोल्युटली। तो इसलिए आप अपने संतुष्टि के लिए भेजते रहेंगे। सबसे पहले हमने अनिल जी को बताया है ये खबर आई है, लेकिन हम चलाएंगे तभी जब हमें एकदम वेरीफाइड हो जाएगी। बाकी खबरें हमारे पास में सारी रहती, चिंता न करें। हाँ, ओके, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, मेटल स्टॉक्स में बिकवाली देखने को मिल रहा है, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 514 रुपए, 515 रुपए। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को में पिछले 5 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि हिंडाल्को में यहाँ से 10 से 15 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। हिंडाल्को में यहाँ पे सीएमबी में बिकवाली करें, 524 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, 524, और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 505 रुपए से लेके 500 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें 524 के स्टॉप लॉस से, 505 से 500 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए हिंडाल्को बेचने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही। कुणाल जी, राकेश जी के लिए भी बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हम भी पूरा समर्थन दे रहे हैं सुमित जी को। हमारा भी चार्ट कॉर्नर पे एक हिंडाल्को है, हिंडाल्को में बिकवाली की राय है। यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर, चार्ट के ऊपर एक ब्रेकडाउन है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए अनिल जी, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट था हिंडाल्को का, लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना है, एक बड़ा गैप बना जिसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है, और उसके बाद आज एक ब्रेकडाउन आता हुआ 520 रुपए के लेवल के नीचे नजर आ रहा है। तो हिंडाल्को में आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पूरी तरह सहमत है सुमित जी के साथ, बिकवाली करें, स्टॉप लॉस रखें 520 रुपए पर, 520 पर। पहला टारगेट होगा 505 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 495 रुपए का। बिकवाली की राय है हिंडाल्को में। रशिया के तो ये है आपके लिए राय इस वक्त हिंडाल्को पर बेचने के आते हैं। अचानक से सब लोग मेटल पे बेरिश हो गए, क्या चक्कर है? हाँ? ओके, इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है, हम थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे भी। तब तक आइए, सिमी जी तैयार है अपने नॉन स्टॉप शेयर के साथ। बताएं सिमी जी। अनिल जी, सेल करने का सलाह है। पहले मैंने सेल कॉल दिया था वेदांता में, वेदांता अभी डे लो के आसपास है। अभी दूसरा सेल कॉल मैं दूंगी, वो होगा ग्रासिम पर। ग्रासिम भी एक अच्छा सा सपोर्ट तोड़ रहा है, 1700 का सपोर्ट टूट गया है, तो मिनिमम टारगेट 1685 पहला टारगेट, 1665 दूसरा टारगेट, 1655 तीसरा टारगेट के लिए ग्रासिम को सेल करके चलिए। 1710 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ग्रासिम को सेल करने का सलाह होगा यहाँ पे। करेक्ट। बैक टू बैक सेल कॉल्स हैं ओके, सब बिकवाली की राय आती हुई दिख रही है, अब एक के बाद एक। आइए, भसीन साहब तैयार हैं, करते हैं उनसे मुलाकात। बताएं सर, भसीन साहब, आप एक बार अपडेट भी दें। वॉलेटाइल काफी है मार्केट, और साथ ही अपडेट्स भी बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी। तो देखिए, सुबह मौके था लेने का, वो वापस आ रहा है। इंट्राडे अब आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि न्यूज फ्लो ऐसी है। अब कौन न्यूज देता है, क्या देता है, ये आपकी जेन्युइननेस आपको रोज देखनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये न्यूज भी थक जाएगी और यू विल स्टार्ट टू मूव अहेड। इन दी एंड आपके यहाँ तो मैं अगर उदाहरण दूं तो 5 लाख चाइनीज रोज आपके बॉर्डर पे खड़े होते हैं। आपने आज तक ऊफ नहीं की ना हाँ की है। कहाँ यूक्रेन में 2 लाख आदमी आ गए और आपने ढंडोरे पीट दिए। तो मुझे लगता है कि एस्केलेशन इज फार मोर ग्रेटर देन द फियर, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दैट दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग गुड इंडियन स्टॉक्स। आज नहीं तो कल FIs विल आल्सो बी स्टार्टिंग टू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, because there is no other destination. US markets are grossly oversold. I am looking for a pullback, and I think it will start from maybe tomorrow or next week. But next week onwards, I am looking at a bullish undertone. तो मैंने आपको सुबह भी बाइंग के लिए कहा था, आपको IEX दिलाया था 9-10, बुक भी करा दिया 16-17 में। अब इंट्राडे थोड़ा आपको स्विफ्ट होना पड़ेगा, जहां 2-3% मिले वहां लीजिए। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। ऑल आर वैल्यू पिक्स इन द सेंस कि आपको वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन इनमें रिस्क रिवॉर्ड पैसे कमाने का बहुत ज्यादा है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक, थोड़ा वॉलेटाइल रहेंगे। बताएं सर, अब फ्रेश कॉल्स। तो देखिए अनिल जी, आपको देख रहे हैं कैपेक्स में पावर में क्या एक्सपेंशन है, और सबसे बड़ा पावर ट्रांसफार्मर और इक्विपमेंट में आई थिंक BHEL इज अ नो ब्रेनर। 50 रुपए के भाव में आप इससे सस्ता मिल नहीं सकता। आप 47.5 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 60 से पहले मत बेचिए। और BHEL के नंबर्स, उसकी एग्जीक्यूशन नाउ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि चाइनीज ट्रांसफार्मर में भी बैन है। साथ में आप लीजिए NTPC, आई थिंक द बिगेस्ट पावर प्ले, एंड यू आर गेटिंग इट एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। डिविडेंड यील्ड भी है, एंड साथ में 10,000 करोड़ का कैश ऑन बैलेंस शीट है। 31 साढ़े 31 में लीजिए, 27.5 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट। और तीसरा मुझे बहुत पसंद है इस भाव पे नैल्को। नैल्को's numbers were strong, और एल्यूमिनियम और I don't know, I am seeing lot of strength. तो आई थिंक एल्यूमिनियम का बेस्ट प्ले वुड बी नैल्को। 110 10:30-11 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 107, 120 से 22 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 3 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। कई सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि टेक्निकल कॉल्स कुछ शॉर्ट करने के आ रहे हैं, फंडामेंटल कुछ लॉन्ग करने के आ रहे हैं। तो देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। फंडामेंटल एनालिस्ट हमेशा गिरते हुए बाजार में खरीदेंगे, टेक्निकल एनालिस्ट हमेशा गिरते हुए बाजार में बेचेंगे। सबकी अपनी अपनी तरीका है ट्रेड करने का। आपको जो समझ में आए करें, और आपको लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ ना करें, शांति से बैठे। किसी ने किसी को बोला नहीं कि जबरदस्ती करना ही करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। अगर अपने समझ में आए कि भाई हाँ 2 ओपिनियन अलग अलग आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हर वक्त 2 ओपिनियन अलग है तभी तो ट्रेड हो रहा है। एक आदमी खरीद रहा है, एक बेच रहा है, तभी तो ट्रेड हो रहा है। खरीदने वाला इसलिए खरीद रहा है कि उसे अच्छा लगता है, बेचने वाला इसलिए बेच रहा है कि उसे कम अच्छा लगता है या खराब लगता है।
अगर सब लोग एक ही तरफ सोचेंगे तो या तो ऊपर का सर्किट मिलेगा या नीचे का सर्किट मिलेगा। इसलिए कृपया कंफ्यूज ना हो। हर एनालिस्ट की अपनी अपनी राय है, हर एक्सपर्ट की अपनी अपनी राय है। अगर आपको लगता है कि किसी की राय के साथ आपकी राय मैच होती है तो ट्रेड लें। आपको लगता है किसी की राय आपके साथ मैच नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जिस दिन आप ये सोचेंगे मेरी राय मैच हो रही इसलिए मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो कुछ जिम्मेदारी आप भी महसूस करेंगे। और अगर आपको लगता है दो एनालिस्ट की अलग अलग राय है और आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ कुछ ना करें। 50 कॉल्स हैं, 50 एनालिस्ट है, आपको सब तरह की ओपिनियन मिलेगी। तो आप अपने कॉल्स को, अपने एक्शन को खुद भी ध्यान में रखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। आइए, इस बीच में जो कुछ खबरें आई है वो बिना काम किए शायद जिसकी वजह से बाजार गिरा है। पहली खबर ये थी कि यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि रशिया पर प्रतिबंध लगाए जाएं, जिसमें कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात ही है जो दोहराई गई है। एक और खबर कुछ अलग मीडिया में जो आ रही है वो ये आ रही थी कि शायद एक किसी हवाई पट्टी पर कोई किसी तरह का आक्रमण हुआ है डोनेट्स्क में। हाँ, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो पहले से वहाँ के जो विद्रोही हैं उन्हीं के कब्जे में थी और वो एक्टिव ही नहीं, मतलब काम की नहीं, 2015 में डिस्ट्रॉयड 2015 से वो हवाई पट्टी बंद हो रही है, वो खेलने का ग्राउंड है वैसा हाल है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह की खबर आती है उस पर मार्केट, तो ये जो भी खबर है ये एकदम फालतू है, कुछ भी काम की नहीं है। इनकी वजह से बाजार अगर वॉलेटाइल हो रहा है, तो अब आजकल क्या है कि सिस्टम ऐसा हो गया, कोई भी खबर पढ़ के कैसी दिखती है, अच्छी दिखती है या खराब दिखती है, उस हिसाब से एक्शन आता है। तो जिसने देखी अच्छा प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध मतलब खराब, चलो बेचो। और अच्छा हवाई पट्टी पर आक्रमण हुआ है, चलो बहुत बढ़िया। अब वो हवाई पट्टी 2015 से बंद पड़ी है और ऑलरेडी विद्रोही जो है रूस के, उनके कब्जे में ही है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसी खबरें हाँ अच्छी भी आएंगी, खराब भी आएंगी। हो सकता है कुछ अच्छी भी आपको सुनने में मिल जाए, वो भी सही ना हो। इस तरह की खबरें, ये सारी खबरें चलती रहेंगी, लेकिन जो खबरें आएंगी, जो वेरीफाइड खबरें होंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो इन खबरों में कोई खास दम है नहीं, चिंता करने की बात है नहीं जी। बिल्कुल। तो ये है, मतलब जो खबर चल रही है वो एयर स्ट्रिप ऑपरेशनल नहीं है, तो वहां पर अब कितने लोग थे, क्या डिसरप्शन होगा, ये कहना मुश्किल है। बट खबर आ रही है कुछ एजेंसी से, देखते हैं इस पर और भी अगर कोई डिटेल आती है तो हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। आइए, स्टॉक्स पर हम फोकस कर रहे थे क्योंकि अब बैक टू बैक कुछ सेल कॉल्स भी आ गई हैं, तो नजर रखिए। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको वीकनेस बढ़ती हुई इस समय आती हुई दिख रही है। डेल्टा कॉप आज 3% नीचे है। आशु सर, वापस एंट्री के लेवल्स आ रहे हैं सर डेल्टा कॉप में? हमने देखा पिछले हफ्ते रीओपनिंग के न्यूज पर ये अच्छे रैली कर रहा था, होल्ड आउट पिछले हफ्ते अच्छे से किया, आज फिर से जो फिसला है, री एंट्री के लेवल्स है सर? दीपांशु, बिल्कुल री एंट्री के लेवल हैं, सब कुछ खुल रहा है। सिर्फ गोवा में वो इलेक्शन चल रहे थे, वो भी खत्म हो गए, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद गोवा बिल्कुल नॉर्मल है। ओपनिंग अप थीम तो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड है। आपने होटल स्टॉक्स में देखा आज कैसा मूव आया, तो डेल्टा में बिल्कुल ये तो मतलब अच्छी मार्केट में किसी खराब न्यूज की वजह से अगर ये नीचे मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं डिस्क्लेमर दे दूं दीपांशु के, अगले 2 हफ्ते के लिए मैं चैनल चेक के लिए फिर गोवा जा रहा हूँ, एक कॉन्फ्रेंस भी है और साथ में हमने कहा डेल्टा का चेक भी कर लें, अच्छे भाव पे मिल रहा है। तो आगे पीछे करके दीपांशु 350-400 होना ही है, जितना नीचे मिलेगा उतना बढ़िया है। और आज आप देखिए होटल स्टॉक कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये थीम तो आगे पीछे करके पैसे देके जाएगा ही। यस, थोड़ा सा वॉलिटिलिटी है, प्लस उसका इंपॉर्टेंट चीज ये है दीपांशु, हर अच्छे स्टॉक में कई भी आप देखो कि मैं जो उसको एक्सपायरी अलर्ट में देता हूं, वो 3 या 4 दिन की प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि उस मंथ के लिए वो ओवरबॉट होता है और वो कैरी फॉरवर्ड करना सबके लिए आसान नहीं होता। मतलब वो साइकोलॉजिकली मन नहीं करता कि नहीं अब लॉस हो गया, काट देते हैं। तो उसके चलते कई अच्छे स्टॉक्स हैं जो एक्सपायरी वाले वीक में नीचे कट जाते हैं। तो आई थिंक प्रोबेबली डेल्टा इज आल्सो अंडरगोइंग द सेम सिंड्रोम, तो मुझे लगता है कि नीचे में बिल्कुल लेना चाहिए। ओके, तो नीचे में जितना आपको जल्दी मिले उतना बेहतर है, तो प्राइस पर रखिए नजर, अच्छे प्राइस पर एंट्री जरूर लें। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आशु सर का कन्विक्शन इस पर बहुत ज्यादा है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं BTSTT के लिए। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर में। टारगेट होगा अराउंड 1545 का, एंड जिस तरीके से इसने अभी तक स्ट्रक्चर मेंटेन रखा है, एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस इंट्राडे चार्ट पे मेंटेन रखी है। RSI अगर डेली का देखें तो 51 के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है पिछले 3 दिनों से, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है इसी की वजह से लगाना चाहिए अराउंड 1504 पे, एंड खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। 1545 एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है जो इसके हाल फिलहाल में स्विंग्स बने थे अराउंड 1580 to 85 के आसपास, मुझे लग रहा है पोजिशनली भी वहाँ पर स्विंग होना चाहिए काउंटर।
तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। अच्छी बात यह भी है कि बाय कॉल्स भी आ रही हैं, सेल कॉल्स के बाद बाजार थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं, बैंक्स होल्ड आउट भी कर रहे हैं। तो दिग्गज एचडीएफसी बैंक पर अगर बाय कॉल है तो थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को सहारा देने की कोशिश आपको बाजार करते हुए दिखेंगे। और सर, इस बीच जो ये खबर हम ट्रैक कर रहे हैं, जो एक एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप के आसपास बॉम्बिंग हुई है, ये इंटरेस्टिंग है सर। इस पर मैं थोड़ी बैकग्राउंड रीडिंग अभी कर रहा था। हुआ क्या है, डोनेट्स्क जो सिटी है ऑलरेडी यहाँ पर विवादित क्षेत्र है, क्राइमिया के अंदर है, तो कई सालों से यूक्रेन और रशिया के बीच में यहाँ पर तनाव चल रहा है। करेक्ट। 2015 में यहाँ पर जो एयरपोर्ट था वो रशिया के जो रेबल्स हैं उन्होंने इसका कंट्रोल ले लिया था और उस समय एयरपोर्ट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आज खबर आ रही है, क्योंकि रोज गोलाबारी चल रही है, तो वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ। और क्या हुआ, कई सारे लोगों ने जो 2015 का एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था और डिस्ट्रॉय हो गया था, वो पिक्चर्स आज के अटैक के लेकर लगा दी। ये 2015 से एयरपोर्ट ऑलरेडी नॉन फंक्शनल है, अब ये एयर स्ट्रिप है, यहां पर ज्यादा कुछ एक्शन होता नहीं है, पर क्योंकि 2015 के अटैक की फोटोज आज के लिए लगा दी, तो डर वहां से आ गया कि एक बड़ा अटैक हो गया इस एयरपोर्ट पर, और वहां से लोगों को लगा कि एक बहुत ही बड़ा साइन ऑफ अग्रेशन या फिर साइन ऑफ वॉर माना जा सकता है कि एक एयरपोर्ट को आपने उड़ा दिया है। बट ये पुरानी पिक्चर्स हैं, 2015 की पिक्चर्स हैं। आज जो गोलाबारी हुई है उसकी अभी पिक्चर्स नहीं है, और कितनी बड़ी गोलाबारी हुई है ये हमें जानना नहीं है, बट 2015 की पिक्चर्स को आज के कॉन्टेक्स्ट में लगा दिया और इसलिए बाजार में नर्वसनेस आ गई। इसलिए हम बोल रहे थे कि हम खबर को वेरीफाई करके चलाना इसलिए पसंद करते हैं कि अब आपको एयर स्ट्रिप भी दिखेगी, बम गिरा हुआ भी दिखेगा, आक्रमण हुआ भी नजर आएगा, लेकिन जब तक पूरा पढ़ न लें, समझ न लें, तब तक खबर चलाना रिस्की है। करेक्ट। क्योंकि ये अब 2015 की खबर है, पहले से रूस के विद्रोहियों के कब्जे में ये एयर स्ट्रिप है, तभी नष्ट हो गई थी, वहाँ पे अभी कुछ है नहीं। अब वापस मतलब सब कहीं भी कोई भी अगर कुछ भी डाल देगा खबर, करेक्ट, और उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्शन दे देंगे तो कैसे चलेगा काम। इसलिए हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि ये जो खबरें अभी अभी आई है इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो एयर स्ट्रिप पर डिस्ट्रॉय होने की जो खबरें हैं वो सब फेक न्यूज़ है। अपने भी बनाना पड़ेगा एक दीप वाला फेक न्यूज़ वाला निकालना नहीं, मे भी कुछ हुआ है बट वैसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। हाँ, जो जैसा दिखाया जा रहा है फोटो के साथ में वैसा कुछ भी नहीं है भाई। आराम से देखिए, जरा यहाँ पर नजर रखिए आप। तो फिलहाल ये खबरें आती हुई दिख रही है और बाजार भी रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। और ये गलती सर वो RIA न्यूज एजेंसी है ना, हम जो 2 दिन पहले, उन्होंने फाइल फोटो लगा दी है 2015 की, इसीलिए पर न्यूज आर्टिकल आज का है। तो वो कोरिलेशन लोगों ने वहां से उठाया। तो इसलिए क्या है कि सब सोच समझ कर देखना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऐसी कोई न्यूज न डालें जिससे कि लोगों को समझ में आए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एनीवे, चलिए फिलहाल बाजार इसी वजह से वापस सुधरते हुए भी नजर आ रहे हैं, इसलिए 17,200 के नीचे था, 17,190 था। हमने कहा कि ये खबर बराबर नहीं है, डरिए मत, घबराइए मत। देखिए दीप वहां से 50-60 पॉइंट आप ऊपर हो गए। बिल्कुल। तो इसलिए ये सारी चीजें चलती रहेंगी, चिंता न करें। आइए, सुमित जी तैयार है सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। बिग स्टॉक और नजर में आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 109 रुपया। स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले 4 दिनों से रोज बिकवाली देखने को मिल रहा है। स्टॉक 200 DMA के नीचे आ चुका है। स्टॉक का नाम है AB कैपिटल। AB कैपिटल के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, सेल करके काम करें। छोटा सा स्टॉप लॉस 112 के ऊपर का लगाएं। नीचे के अंदर मेरे को लग रहा है फ्यूचर्स के अंदर 105 रुपए से लेके 102 रुपए तक के लेवल AB कैपिटल में ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 112 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करें 105 से 102 के टारगेट्स की। ये है आपके लिए राय। आज AB कैपिटल पर इस वक्त आती हुई दिख रही है, तो बेचने की राय है। 112 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 105 और 102 के टारगेट के लिए इस वक्त बिकवाली की राय। आइए, इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है और ये इंडिया बुल्स ग्रुप को लेकर होती हुई दिख रही है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर होती हुई दिख रही है। यहाँ पर इस ग्रुप पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED की छापेमारी हुई है। गलत तरीके से अपने शेयरों में निवेश का आरोप ED ने लगाया है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तरुण, बताइए क्या है पूरी खबर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। मुंबई, पुणे की कई जगहों पे छापेमारी की जा रही है। जैसे कि ANI ने भी ये रिपोर्ट किया है कि मुंबई और पुणे में छापेमारी हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा, ये मामला पिछले साल का है।
पिछले साल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ECIR दर्ज की थी। पालघर में एक FIR हुई थी कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और उसमें कंप्लेनेंट का ये आरोप था कि इंडिया बुल्स ने अपनी कुछ निजी लोगों को लोन्स दिए हैं और लोन का पैसा अपने ही कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने में किया जा रहा है। तो लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस केस को लिया था, लेकिन कोविड की होने की वजह से एक्सपेडाइट नहीं हो पाया था। तो हाल में कई सारे ऑफिसर्स को इंडिया बुल्स के उनको सम्मन किया गया था और आज उन्होंने छापेमारी करी है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया बुल्स इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट मूव कर गया और दिल्ली हाई कोर्ट से उनको फेवरेबल ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो पालघर की जो FIR थी उस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन पे स्टे लगा दिया था। तो उसी तरीके के ऑर्डर को इंडिया बुल हाउसिंग दिल्ली हाई कोर्ट गया और दिल्ली हाई कोर्ट से उनको फेवरेबल ऑर्डर मिले हैं। ये तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे ऑर्डर भी आ चुका है, राइट? सर मैं अभी इसमें ये, क्योंकि ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ है, ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो इस पे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो कंपनी के स्पोक्स पर्सन है वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनको फेवरेबल ऑर्डर मिला है और ऑर्डर में यह है कि ईडी आगे इसमें अपनी जांच नहीं कर सकता और उन्होंने जांच को स्टे लगाया है। ओके, ये कंपनी का रिस्पॉन्स है सर। कंपनी का ये कहना है। कंपनी का ये कहना है कि ईडी जांच नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कि ये ऑर्डर अपलोड हो या ऑर्डर ऑफिशियली सर्व हो तब तक ये ईडी की जांच शुरू हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं, करेक्ट? बिल्कुल। ओके, तो आज सुबह से ईडी की जांच मुंबई में इंडिया बुल्स ग्रुप के अलग अलग ऑफिसेस पर हुई है, ये खबर बताते हुए दिख रहे हैं तरुण शर्मा। तो ये खबर आती दिख रही है। आज स्टॉक इसी वजह से आप देख सकते हैं धानी सर्विसेज 20% नीचे के सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो सुबह हरे निशान में था अब 7% करीबन नीचे है। आईबुल रियल में भी थोड़ा नुकसान है, लेकिन 12% का। हालांकि आईबुल रियल में तो अब मैनेजमेंट बदल चुका है, लेकिन नाम आए इंडिया बुल्स है, तो उसका असर आईबुल रियल पर भी आप देखते हुए दिख रहे हैं। तो तीनों ही स्टॉक जो हैं वो यहाँ पर आपको कमज़ोर नजर आएंगे। यारी डिजिटल भी यहाँ पर आपको कमज़ोर नजर आएगा इन सारी खबरों के बीच। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी बड़ी खबर। बिल्कुल, और इसका आप इम्पैक्ट भी इन स्टॉक्स पर आते हुए दिख रहे हैं। इंडिया बुल्स 170 के लेवल पर इस समय गिरते हुए आपको दिख रहा है। एक बार जरा वागले साहब से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। वागले साहब, खबर का इम्पैक्ट है इसलिए ज्यादा शार्प रिएक्शन है, 170 के लेवल पर आ गया है। अगला सपोर्ट किधर आता है सर? दीपांशु, अगला सपोर्ट लगभग 155-158 के आसपास आता है और ये न्यूज बेस्ड है, तो पता नहीं, शायद आज के दिन में ही वो लेवल्स आ सकते हैं। बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। वन वे आई थिंक ऊपर में बेचने की सलाह होगी। 185 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ही मतलब ये न्यूज डिस्काउंट हुई ऐसा मानना चाहिए, अदरवाइज मुझे लगता है और भी थोड़ा डाउन साइड है। तो और डाउन साइड यहाँ पर हो सकती है, ये आपके लिए इस समय इंडिया बुल्स पर राय है। इंडिया बुल्स धानी दोनों पर रखिए नजर, आईबी रियल एस्टेट इस पर भी रखिए नजर। थोड़ा जो एक कोलैटरल इम्पैक्ट आप कहते हैं खबर का, इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिखा है, ये इस समय इम्पैक्ट है। एनबीसीसी इस पर भी आपको एक फॉल आते हुए दिख रहा है, इनफैक्ट 2.5% नीचे है एनबीसीसी इस समय। सुमित जी जरा देखें, आज काफी उतार चढ़ाव वाला दिन रहा है, बट फिर से फिसलते हुए दिख रहा है एनबीसीसी। थोड़ा वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए। स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 38 रुपए से लेकर 37 रुपए तक के लेवल एनबीसीसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तेजी स्टॉक के अंदर बनेगी जब ऊपर में 42-43 का लेवल टूटेगा। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लोअर लेवल्स पे जहां पे सपोर्ट मिलता है वहां पे एवरेज करने की सोच सकते हैं। फिलहाल यहां से 2 रुपए और लगता है नीचे आएगा, रुपए और आ सकता है नीचे एनबीसीसी, इस पर रखें नजर। सिमी जी, रेन इंडस्ट्रीज की चार्ट देखें, पिछले हफ्ते अच्छे एक्शन में था, अब आज फिसलते हुए दिख रहा है, वापस 220 के लेवल पर आए। क्या चल रहा है इसमें मैम? दीपांशु, मुझे लगता है कि जो भी इसमें पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा था कुछ देर तक, तो अच्छा मोमेंटम भी था, पर अभी ये वापस से वीक हो चुका है और मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में अभी थोड़ा देर वेट करना ही बेहतर है। बहुत जल्दी मैं कोई बाइंग करने का सजेशन तो नहीं दे सकती। चार्ट थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा देखेंगे कि लोअर लेवल्स पर सपोर्ट कहाँ पे मिलता है। ये एटलीस्ट ऊपर में 230-35 के आसपास सस्टेन नहीं किया, यही वीकनेस का कारण है। अब ये स्टॉक नीचे 200-210 के आसपास सपोर्ट लेता है कि नहीं, या 200 के भी नीचे जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए तो नई बाई मैं सजेशन तो नहीं कर सकती, पर जिन्होंने पहले से लिया है, होल्ड किया है, उनको मैं थोड़ा बहुत और टाइम देने के लिए कहूंगी। होल्ड, ओके, नॉट टू बाई। होल्ड, खरीदारी ना करें, ये आपके लिए राय आ रही है सिमी जी की तरफ से। इस काउंटर पर नजर रखते हैं इस पर। आइए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है ओवर द वीकेंड, और ये है भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है।
क्या है इसके मायने, किस तरह के फायदे दोनों देशों को आ सकते हैं, कौन सी कंपनीज या कौन से सेक्टर्स पर आपको रखनी है नजर इसकी वजह से, जानते हैं डिटेल्स आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए। दीपांशु, देखिए दोनों देशों के साथ में जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है। और इसके चलते अगले 5 साल में जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड है ये $60 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन जो है इसका अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो यूएई और भारत के जो रिश्ते हैं काफ़ी बढ़िया हैं। यूएई में मैं देख रहा था करीब 38% जो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो भारतीय ओरिजिन के हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अनफोल्ड होती जा रही है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अगर आप देखें तो भारत से होने वाले एक्सपोर्ट, यानी जो यूएई भारत से इंपोर्ट करता है, इसमें करीब करीब 80% ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके ऊपर ड्यूटी पूरी तरीके से हट जाएगी और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो अनफोल्ड हो रही है। सबसे पहले अगर आप देखें तो टेक्सटाइल स्पेस यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नजर बनाकर रखें, क्योंकि अगले 2 साल में 90,000 करोड़ यानी $12 बिलियन के जो है वो एक्सपोर्ट आपको होते हुए दिखेंगे। तो गोकेक्स है, आदित्य बिरला फैशन, TCNS क्लोथिंग, ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो आपके रडार पर रहने चाहिए। इसके अलावा यूएई में फर्नीचर का भी बहुत बड़ा बाजार है, तो नीलकमल, जिंदल स्टेनलेस, एशियन पेंट जैसी जो कंपनीज हैं जो कि फर्नीचर स्पेस में काम कर रही है, इनके लिए बड़ा होगा। लेकिन अगर आप क्वांटिफाई करके देखिए कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो ज्वेलरी सेक्टर आता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत से जो ज्वेलरी इंपोर्ट यूएई करता था इसके ऊपर 5% ड्यूटी लगती थी, अब वो पूरी तरीके से हट जाएगी। और साथ में जो भारत यूएई से इंपोर्ट करता था इसके ऊपर भी जो ड्यूटी है वो 1% घटा दी गई है, 7.5% से घटाकर 6.5% कर दी गई है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो बड़ा बेनिफिट जो है पूरे ज्वेलरी सेक्टर यानी टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, थंगमाई ज्वेलरी, गोल्डियम इंटरनेशनल, TVZ जैसे स्टॉक्स होगा। लेकिन दीपांशु, अभी सिर्फ यूएई के साथ बातचीत चल रही है, बातचीत हो गई है, इनफैक्ट एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे और जो देश हैं वो भी कतार में, यूके है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे जो देश है, इनके साथ भी जो है भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो आगे जाकर भारतीय ट्रेड के लिए, पूरे जो कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसके लिए काफ़ी बड़ा बेनिफिट होगा। तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ज्वेलरी कंपनीज पर स्पेशली नज़र रखिए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव भी आते हुए दिख सकते हैं। इस बीच पनेशिया बायो, इस पर भी रखिए नज़र, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है कोरोना की और वैक्सीन बनाने के लिए। अब तक इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, बट अब कंपनी की तरफ से भारत सरकार के साथ मिलकर ये कोरोना वैक्सीन बनाएंगी। बीटा कोरोना वायरस के लिए भी कोरोना वैक्सीन बनाई जाएगी। तो SARS-CoV-2 जो कि डोमिनेंट कोविड वायरस है जो एनालाइज है, उसके लिए वैक्सीन बनाएगी कंपनी, और भी वेरिएंट्स के लिए यहाँ पर डेवलपमेंट काम होगा। तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है पनेशिया बायोटेक की तरफ से। ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो ये कर ही रही है वैक्सीन्स की। इस समय स्टॉक भी इस समय रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। आइए एक बार जरा चार्ट्स पर राय लें पहले। बंसल जी, पनेशिया बायो देखिए खबर पर रिएक्ट करते हुए 3-3.5%, 4% का उछाल इस समय। देखिए दीपांशु, चार्ट्स में देखें तो टेक्निकली बात करें तो नीचे में 204 एक अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 222 एक रेजिस्टेंस है। बट दीपांशु, इस स्टॉक की हिस्ट्री रही है, इसको वैक्सीन को लेके कुछ ना कुछ न्यूज आती है, स्टॉक ऊपर जाता है, रिटेलर फंस जाता है। तो इस न्यूज के चलते ट्रेड नहीं करना चाहिए। कोई भी ट्रेड करे तो अपना एक स्टॉप लॉस लगाए। और यहाँ पर बहुत तरह की न्यूज आती है और बेसिकली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, तो ट्रेडिंग के लिए कोई मूव नहीं है। बट ऑफ कोर्स खबर का इंपैक्ट आपको स्टॉक पर दिख रहा है पनेशिया बायो। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, वीक स्टॉक नजर पे आया है, सेल करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 459, 460। स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है और अप्रैल 2021 के लो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। ग्लेनमार्क के अंदर यहां से 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का फॉल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 470 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के ग्लेनमार्क में यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करे। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा सेल ऑफ ग्लेनमार्क में यहां से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर जो टारगेट बनेंगे, 450 रुपए का पहला टारगेट बनेगा। 450 का लेवल टूटने पे 440 रुपए तक के लेवल ग्लेनमार्क के अंदर नीचे में देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 450, 440 टारगेट और 470 ऊपर में स्टॉप लॉस होगा। ओके, 450, 440 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में आपको करनी है बिकवाली। एक और सेल कॉल
आपके सामने आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप फाइनेंशियल्स को निकाल दें तो फिर बहुत कम ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं या एरियाज हैं बाजार के जो रियली होल्ड आउट करते हुए दिखेंगे। बट पनेशा की खबर के बाद वॉकहार्ट में भी थोड़ा थोड़ा आपको एक्शन दिखा था। वैसे भी आज थोड़ा पॉजिटिव था, उसके बाद फिसला, अब थोड़ा फिर से मूव दिखा रहा है। तो वॉकहार्ट पर भी आपको रखनी चाहिए नजर एक्शन में। ये काउंटर भी इस समय दिख रहा है। इनफैक्ट एक बार जरा सिमी जी से लें, वॉकहार्ट पर भी रहा है। सिमी जी वैसे उतना खास मूव नहीं रहा है वॉकहार्ट पर, बट आज थोड़ा होल्ड आउट इसने करा है। वैसे तो पिछले कुछ दिनों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, फिर से गिरेगा या फिर इन लेवल्स को होल्ड कर सकता है? दीपांशु, चार्ट काफी वीक है और मुझे लगता है कि ऊपर में 395 से 410 का रेंज ही है जहां पे ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है। जब तक 410 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता है, कोई भी कन्विंसिंग बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए और आएगी भी नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ये रैली सस्टेनेबल होगा। 406 टू 410 यही इसका रेजिस्टेंस रेंज है। तो आज का रैली जिन्होंने आज सुबह लिए हैं अभी भी होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर होगा। 410 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करेगा, वहां पे 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग मिल जाएगा तो ही इसमें थोड़ा बहुत खरीदारी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल स्टॉक भी वीक है, ट्रेंड भी सारे डाउन है, तो मुझे कोई बाय कॉल नहीं देना है स्टॉक में। तो ये है आपके लिए राय इस समय वॉकहार्ट पर, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए बैन से बेनिफिट जानते हैं आशीष के साथ क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। बताएं आशीष, 3 स्टॉक्स हैं बैन में, कुछ और बदलाव होंगे यहाँ पर? बिल्कुल दीपांशु, बदलाव होंगे। पहले तो बाहर आ सकता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर देखें वैसे 80% से नीचे तो नहीं आई, लेकिन लगातार देख रहा हूँ कि पोजीशन जो है कम होती जा रही है। अभी 80.8 यानी करीब करीब आप राउंड फिगर समझ लीजिए 81% है। 80% से नीचे आती है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है बैन से बाहर आ सकता है। लेकिन जो शामिल हो रहे हैं इनकी कतार लंबी है। सबसे पहला नाम आता है सन टीवी का, 104% होगी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। यहाँ पर शुक्रवार को भी देखे तो करीब करीब 94.5% थी, तो अब तो निश्चित हो गया कि सन टीवी बैन में आएगा। दूसरा नाम है BHEL का, यहाँ पर करीब 98% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज इंटरेस्टिंग मूव आया है, करीब करीब 98% की पोजीशन यहाँ पर भी बनी है। तो सन टीवी, भेल और आइडिया इसकी एंट्री होगी। और साथ में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाए। इंडियाबुल्स फिर से बताइए आशीष, कौन सा बैन से बाहर आ रहा है? इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर 80.8 है यानी 81% है। थोड़ी सी पोजीशंस और कम होनी है, लेकिन समय भी बचा हुआ है और आज स्टॉक में बड़ा मूव भी आया है, तो हो सकता है कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आ जाए। और सामने कौन सा एंट्री करने के लिए तैयार? एंट्री करेगा सबसे पहले सन टीवी 104% के साथ, दूसरा है BHEL 98% और वोडाफोन आइडिया ये भी करीब करीब 97-98% के पास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आ जाएगा। सन टीवी ने पहले भी अटेम्प्ट किया था, आया नहीं था। 94.85% के साथ ये शुक्रवार को बंद हुआ था, तो रह गया था थोड़ा सा। अब तो 104 हो गई है। अब तो 104 है, तो लग ही रहा है कि शायद सन टीवी इस बार बैन में आ ही सकता है। देखते हैं किस तरह की मूव सन टीवी में आपको आती हुई दिखेगी। लेवल्स के हिसाब से सच्ची जी अगर बैन में आ रहा है, अगर किसी की पोजीशन है तो कोई राय, और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है इस समय सन टीवी पर देखने के लिए, जरा ये बताएं। दीपांशु, क्लियरली यहाँ पर एक वीकर ट्रेंड रही है एंड जिस तरीके से अभी भी प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है 440 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं इवेंचुअली। सो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस तो रखना ही नहीं है। एक स्ट्रक्चर, एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर है एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी नीचे के लेवल्स आने बाकी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से हटने की सलाह होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जब तक एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग वीकली बेसिस पे 520 525 के ऊपर एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक मुझे लग रहा है ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मेजर ट्रेंड यहाँ पर वीक ही नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट्स की ही सलाह होगी। 440 होगा रिव्यूज में। ये आपके लिए सन टीवी बैन में आने की तैयारी कर रहा है, अब देखते हैं इस बार बैन में आता है या नहीं। मिड कैप आईटी सुबह से ही दबाव बना हुआ है, और सिमी जी एक चार्ट जिस पर आपकी राय लेनी थी वो है बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स और बिरला सॉफ्ट। इन दोनों में ही रिसेंटली सबसे ज्यादा वीकनेस आई है, अभी भी यहां से और वीकनेस दिखती है? बिल्कुल, मुझे लगता है दीपांशु थोड़ा बहुत और वीकनेस देखने को मिल सकता है दोनों स्टॉक में। फर्स्ट सोर्स मुझे लगता है कि यहाँ से ऑलरेडी डे लो 121 के आसपास बना के अभी थोड़ा सा रिकवरी दिया है, पर ऊपर में 128 130 के ऊपर जब तक ये जाके सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। जिन्होंने पहले लिया है और लॉन्ग टर्म के लिए टाइम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो होल्ड ही मैं कहूँगी, पर मुझे नहीं लगता कि नई खरीदारी यहाँ पे करना चाहिए। रहा सवाल बिरला सॉफ्ट के, तो मुझे लगता है कि अभी 400
310-12 के आसपास इसमें डाउनसाइड मुझे लगता है कि हो सकता है कि 400 के नीचे जाने के बाद फ्रेश वीकनेस इसमें देखने को मिलेगी। पर जैसे मतलब वीकनेस के साथ ये स्टॉक गिरा है, फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म चार्ट तो खराब हो चुका है। अब 400 के नीचे फ्रेश वीकनेस है, जिन्होंने पहले से लिया है 400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं होल्ड करने के लिए कहूंगी। 400 के नीचे सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। तो 400 के नीचे सिचुएशन और यहाँ पर खराब हो सकती है, नजर रखेंगे। बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स दोनों में ही वीकनेस आ रही है। कुणाल जी, पीरामल एंटरप्राइजेस का चार्ट देखिए सर, फ्रेश ब्रेकडाउन इस पर आते हुए दिख रहा है। 3.5% नीचे 2100 का लेवल इसने तोड़ा है। अब पीरामल पर क्या राय है, कोई शॉर्ट ट्रेड बनता है? देखिए, कमजोरी डेफिनेटली चार्ट पर दिखाई दे रही है दीपांशु। 3 दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट हमने देखी है, और सपोर्ट जो चार्ट पर अगर आप देखें तो जो बड़ा सपोर्ट नजर आता है वो अब 2000 रुपए के आसपास है। तो यहां से और 5-7% की गिरावट है, लेकिन उसके लिए मैं बिकवाली की राय इन स्तरों पर नहीं देता हूं, क्योंकि एक पुलबैक का खतरा जरूर बना हुआ है। तो किसी तरह के फ्लेयरअप में बेचिए। अगर मान लीजिए यहां से उछाल दिखता है तो उसमें पिरामल एंटरप्राइजेस में बिकवाली की राय रहेगी। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। हाँ, अगर शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी ओपन है तो उसको होल्ड करना चाहिए। तो अगर शॉर्ट पोजीशन आपकी ऑलरेडी ओपन है तो होल्ड करिए। फ्रेश शॉर्टिंग नहीं एडवाइजेबल है इस लेवल से, बट ऑफ कोर्स खरीदारी की तो राय बिल्कुल ही यहाँ पर आपको आती हुई नहीं दिख रही है। तो वीकनेस कुछ काउंटर्स में और आपको बढ़ती हुई दिखेगी। पीरामल एंटरप्राइजेस उनमें से एक है। IDFC लिमिटेड, सुमित जी इस पर भी नजर रखिए। सुबह भी ये वीक दिख रहा था, मैंने सोचा आपसे एक बार राय लूं, पर उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आया और अब फिर से गिरना शुरू हो गया। 58 के लेवल्स पर आ गया है, डेज लो पर है IDFC का स्टॉक। क्या राय है इस पर? एक बार लॉन्ग अवॉइड करना है दीपांशु। स्टॉक के अंदर वीकनेस है, स्टॉक में 55 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी जब ऊपर में 60 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक 60 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसके अंदर दबाव देखने को मिल सकता है, और नीचे में 55 से 54 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग्स अवॉइड करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है और यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। और दीपांशु यहाँ पर एक बिगुल भी। ओके, बिगुल सुमित जी के लिए। बताएं सुमित जी। अनिल जी, IDFC के बाद जो दूसरा आई लेटर वाला स्टॉक जो बिकवाली के लिए आ रहा है वो है ITC। 218 रुपए 50 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक जस्ट अभी 200 DMA लेवल्स ब्रेक कर रहा है। पिछले 5 दिनों के लो पे अभी स्टॉक आ चुका है। 221 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली करे 1 से 2 दिन के लिए, और टारगेट्स भी छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। 215 रुपए 212 रुपए 215 और 212 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बिकवाली करें। 221 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। ITC का 217 वाला पुट 1 रुपए 25 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। 50 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2 रुपए से लेकर 3 रुपए तक के टारगेट होंगे 217 वाले पुट के अंदर, और फ्यूचर्स के अंदर 215 से 212 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3-4 रुपए के लिए करना जरूरी है सुमित जी। हाँ अनिल जी, ये स्टॉक की रेंज ही इतनी है, 5 रुपया 7 रुपए बस। ठीक बात है, मतलब 5-7 वाले को भी नहीं छोड़ा। कोई ढूंढो ढंग से अच्छे सुमित जी, 50-100 रुपए गिरने वाले भी मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। मार्केट लंबा छोड़ा है, 7-8 हजार स्टॉक लिस्टेड है, इसको तो छोड़ दो। अनिल जी एक्चुअली ये यूक्रेन और रशिया वाली न्यूज है ना, जब मार्केट में हम बैठते हैं 2 से 3:30 या सुबह 8 से 11 उसके बीच ही आती है, और हर 50-100 पॉइंट के अंदर सडन स्विंग्स आते हैं। तो बड़ा फॉल पकड़ना अभी मेरे को, या बड़ा तेजी पकड़ना सही नहीं लग रहा है जब तक ये माहौल खत्म नहीं होता तब तक। 2 के बाद ही ज्यादा आती है, उस समय उनकी गुड मॉर्निंग हो जाती है, रात भर उठ के फिर वो मतलब सोने के बाद उठते फिर देखते हैं अच्छा कौन सी खबर किधर डालनी है करनी, तो उसके बाद आता है। जनरली 2 बजे के बाद ही ये खबर आती है, इसीलिए मैं 2 बजे के बाद आज 2 दिन से मैं मार्केट प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया। डेटा क्या लेन देना, डेटा का कोई लेन देना है ही नहीं, इसमें क्या मतलब है। अनिल जी ये मेरे को समझ में नहीं आता जी कि वो लोग को 2 के बाद ही क्यों सोचता है जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है। आपको तो खाली इतनी सी बात समझ नहीं आ रही, हमारे को तो बहुत सारी नहीं आ रही। अरे सुबह 2 बजे, हमारे 2 बजे के टाइम पे उनकी गुड मॉर्निंग हो जाती है। वो हमारे से कितने 2.5-3 कितने घंटे 3.5 घंटे पीछे, 2.5 घंटे पीछे है। तो मतलब समझो 2 बजे का मतलब कितना वो वहां पे हो गया 11:30 साढ़े 11 बजे के आसपास। वो टाइम में ऑफिस पहुंचते होंगे, फिर देखते होंगे आप कौन सी खबर डालनी है, कुछ करें। समझो आप, जो आदमी एम्प्लॉय ऑफिस जा रहा है ऐसे माहौल में, युद्ध के माहौल में, वो कुछ तो खबर डालेगा ना। सुमित जी आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट के साथ। बताए जय, कौन सा कैश का ऑप्शन ट्रेड किया जाए।
जी अनिल जी, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है कंपैरेटिवली टू निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी में मैं कॉल ऑप्शन देना चाहूंगा, इनफैक्ट कॉन्ट्रा बैट लेना चाहूंगा अनिल जी। यहाँ पे इस लेवल्स पर अगर आप देखें तो 37,900 की स्ट्राइक का जो कॉल है करीब अभी 270 पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी, इसको खरीदने की मेरी सलाह है। एंड एज ऑफ नाउ स्पॉट में चल रहा है 37,635 के आसपास है, 37,900 का 270 पर कॉल खरीदने की मेरी सलाह है। ये 24 फेब की एक्सपायरी का है एनर्जी है। एंड नीचे में जो इसका स्टॉप रखना है दैट वुड बी 134, 134 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में एनर्जी जो पहला इसका टारगेट बन रहा है दैट इज 405 एंड सेकेंड टारगेट जो है वो है 536 का। सो 405, 536 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का। 37,900 का कॉल 270 पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एनर्जी अच्छा कर रहे हैं, दैट इज वेयर आई थिंक यहाँ पे बाउंस बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है कंपैरेटिवली। एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स है एनर्जी जैसे कुछ आईटी स्टॉक्स है, जैसे विप्रो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिया था, आज मॉर्निंग में डाबर दिया था। आप देखिए वहां पे पॉजिटिव मोमेंटम है। तो स्टॉक स्पेसिफिकली नीचे भी गिरावट की भी स्टॉक्स है, तेजी के भी स्टॉक्स है, काफी मिक्स है। बट देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि स्ट्रांग है कंपैरेटिवली। खरीदारी करने की राय है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दिख रहे हैं मजबूत। 37,900 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 270 में। 134 का स्टॉप लॉस, 405 और 536 तक के टारगेट के लिए ये खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए विप्रो, ये स्टॉक है फोकस में, क्या है वजह बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सीएलएसए की तरफ से आती हुई नजर आई है, जहां पर इन्होंने अपना व्यू ही चेंज कर दिया है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे थे पहले और अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 650 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड इनको एक्सपेक्टेड है। और ये इसलिए क्योंकि 3-4 बड़े रीजन है। सबसे पहला तो ये कि जिस तरह से कंपनी बेहतर मार्केट स्ट्रैटेजी लेकर आ रही है, क्लाइंट मैनेजमेंट भी बेहतर हो रहा है और साथ ही कंपनी का जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है वो अब काफ़ी बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि $150 करोड़ का जो इन्होंने कैप्को का अधिग्रहण किया था उससे कंपनी को बड़ा फायदा आगे चलकर मिलने की उम्मीद है। और कंपनी का जो टैलेंट पूल है वो भी कंपनी लगातार बेहतर जो है इंप्रूव करती हुई जा रही है। और ये आप देखिए जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनसे यहाँ पर कर्मचारी की फर्दर हायरिंग होती हुई दिख रही है और फ्रेशर्स की हायरिंग जो है यहाँ पर कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है, क्योंकि FY22 के मुकाबले FY23 में ये फ्रेशर्स की हायरिंग ऑलमोस्ट डबल करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि जब डिमांड इतनी हाई है सभी आईटी कंपनियों की और यहाँ पर जो फ्रेशर्स की हायरिंग हो रही है उससे कंपनी की मार्जिन्स भी और स्टेबलाइज होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये अट्रिशन वाले माहौल में जो स्पाइक्स दिए जा रहे हैं जितने भी लेटरल एम्प्लॉइज हैं उनको, उसके मुकाबले फ्रेशर्स की हायरिंग करते हैं तो मार्जिन्स पर स्टेबिलिटी भी लौटती हुई दिखेगी। इससे कंपनी के जो EPS है उसमें सुधार होने की एक्सपेक्टेशंस है। और वहीं इसका जो अगर आप आंकड़े देखें तो सीएलएसए अनुमान कर रहा है जहां पर FY21 में 19.6 का EPS था, FY24 में ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास छुएगा। तो अपने आप में यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है सीएलएसए एक्सपेक्ट करके चल रहा है और इसीलिए रेटिंग भी बदली है और आगे के ग्रोथ ट्रिगर्स भी काफी इंटैक्ट है। तो विप्रो पर एक बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है सीएलएसए की तरफ से और आज ही की ये रिपोर्ट है तो काफी इंटरेस्टिंग है। खरीदिए और जितना खरीद सकें, जिस लेवल पर खरीद सकें वो करिए। एक बार जरा चार्ट पर भी राय लें। सचिन जी, विप्रो का चार्ट कैसे दिखता है? वैसे तो आईटी कमजोर रहा है बट सीएलएसए का बड़ा भरोसा है और उस रिपोर्ट पर देखिए 1.5% ऊपर भी है ये काउंटर। दीपांशु, मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आया है पिछले 3 हफ्तों में एंड जिस तरीके से एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी हो रही है मुझे लग रहा है 550 ये एक अच्छा बेस नज़र आ सकता है अगले कुछ महीनों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर सलाह होगी अक्यूमुलेट करने के लिए। ट्रेडिंग के लिहाज से तो इमीडिएटली 590 के आसपास के स्विंग्स नज़र आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली जो एक गैप एरिया था अराउंड 670 के आसपास, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर गैप एरिया के और एक मूव अनलॉक होनी चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस 550 के नीचे एंड टारगेट ऑन द अपसाइड हो सकते हैं अराउंड 670 प्लस का अगले कुछ महीनों पे। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रक्चर हेल्दी हो रहा है। जिस तरीके से वीकनेस थी उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है एंड मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद वापस एक अपमूव यहाँ पर जल्द ही देखी जा सकती है विप्रो में। ओके, तो विप्रो में एक बड़ी अपमूव आ सकती है। यहां से सीएलएसए भी कह रहा है फंडामेंटली खरीदिए, चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, नजर रखिए इस काउंटर पर। नजर है बाजार पर भी, वॉलेटिलिटी के बाद बाजार संभले हैं पर दबाव में है। निफ्टी होल्ड आउट कर रहा है बैंक निफ्टी। आइए लेते हैं आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी अनिल जी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है।
Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर सिचुएशन में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। 60 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 100-125 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो करीब 80 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। हालांकि आज शाम यूएस बंद है। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हो गए हैं, गेन्स गिव अप करके। यूरोप भी अब मिला जुला हो गया, बल्कि फ्रांस के बाजार जो आधा % ऊपर थे अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। रशिया के बाजार भी दबाव में दिख रहे हैं। तो थोड़ी ग्लोबल वॉलेटिलिटी से स्थिति जरूर खराब हुई है जो 1-1.5 घंटे पहले थी उसके मुकाबले में। क्या करना है सर? सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ तब से अब तक तो नहीं हुआ। राय में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। तब भी नोटा था, अब भी नोटा है। कुछ नहीं, शांति। क्या किसको पता है आपने रात से 3:30 से सुबह 7-8 बजे तक 9 बजे तक क्या खबरें आएंगी, कैसी आएंगी, क्या होगा, जो पता ही नहीं तो फिर क्यों दिमाग लगाना है। जाने दीजिए। नोटा क्लियर कट। जिसकी पोजीशन है वो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट खुद देखे, प्रॉपर सूटेबल स्टॉप लॉस लगा ले, या फिर ऑप्शंस के जरिए हेज करना है, जो करना है करे, जिसे करना है करे। नई पोजीशन ना बनाए, पुरानी पोजीशन संभाल लें, और पुरानी नहीं है तो आराम से बैठे एंजॉय करें। जो जो स्टेटमेंट आए उस स्टेटमेंट पर देखिए, सीखिए कि किस तरह के स्टेटमेंट में मार्केट कितना रिएक्शन देता है, क्यों देता है। अगली बार कभी हुआ तो काम आएगा जब आपकी पोजीशन होगी तो। अभी नहीं है तो एंजॉय कीजिए, है तो फिर है उसको मैनेज कर लीजिए, नया कुछ करने के बारे में ना सोचें। ओके, नया कुछ करने के बारे में ना सोचें, जो सिचुएशन है रिस्क के हिसाब से मैनेज करें। आशु सर से पूछ ले, बराबर तो है। आशु सर कोई बदलाव करना है तो बता दीजिए स्ट्रेटेजी में। नहीं अनिल जी, कोई बदलाव नहीं करना। और आपने बिल्कुल वो राइट बोला था कि प्रीमियम बहुत हाई है और उसी की वजह से बोला था जो डबल बेची है। और अनिल जी इसीलिए नीचे का नहीं है क्योंकि नीचे का पैनिक ज्यादा आएगा। ऊपर मैंने कहा कि कोई ऐसे गले मिलन वाली बात या होली मिलन नहीं हो जाना अगले 1-2 दिनों के अंदर। लेकिन ये वो क्या कहते हैं, जो टेंशन है, एक्सट्रीम टेंशन डिफ्यूज हो सकती है थोड़ी, तो उसकी वजह से 200-400 पॉइंट की तेजी तो अनिल जी बहुत अच्छा स्कोप है 17,700 तक का। मुझे 17,600 से ऊपर मार्केट अभी अगले 3 दिन में नहीं लगती है, इन स्पाइट ऑफ गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या होगा अनिल जी, ये मीटिंग होगी, मीटिंग थर्सडे को होनी है, फिर से दोबारा से बात हो जाएगी, जो आज हमने इस तरह का मूव देखा। तो नीचे का ऐसा नहीं है कि रिस्क है, बट नीचे का सौदा अनिल जी 1:2 संभलेगा नहीं, ऊपर का संभल सकता है। प्रिसाइजली वही कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत डर के प्रीमियम है, और उस डर में अनिल जी थोड़ा सा तो यूज करना ही चाहिए उसको। बराबर है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस वक्त का एक्शन। बाजार में थोड़ा सा सावधानी रखें, ये ज़्यादा ठीक होगा। डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट ऊपर हैं इस वक्त, ये भी नीचे। नैस्डैक फ्यूचर्स किसी भी वक्त हरे से लाल निशान में जाने को तैयार है। तो अमेरिकी बाजारों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ मिनटों में, ये तो साफ आपको नजर आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। करेक्ट। ओके, बढ़ते आगे। और कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन कमजोरी की तरफ दिख रहा है। एक और बढ़िया क्वालिटी का मजबूत शेयर वाटेक वाबाग, आज ये भी 5% नीचे है। अच्छा, इस बीच कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपने अभी कहा कि अगर पोजीशन नहीं है तो बैठकर सीखें। अनिल जी देखिए, पहले हम लोगों ने, अनिल जी जब ये कोरोना क्राइसिस आया तो सारे लोग अनिल जी वैज्ञानिक बन गए, सब एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गए। उसके बाद अनिल जी जब ये इंटरेस्ट रेट की बात चली तो सब इकोनॉमिस्ट बन गए। अब मैं देख रहा हूं अनिल जी सब डिफेंस एक्सपर्ट बन गए हैं। तो अनिल जी दिन रात हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। अब क्या सीखना पड़ेगा अनिल जी नेक्स्ट, ये पता नहीं है अनिल जी। में कौन, एक दो नाम बताओ। चलो मान लिया पेंडेमिक वाले के केस में आप इनडायरेक्टली बंसल जी के ऊपर इशारा कर रहे हैं, उन पे व्यंग कर रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, बंसल जी भी समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त कौन मेरे अलावा और कौन डिफेंस एक्सपर्ट दिख रहा है आपको? अनिल जी सभी हैं, अनिल जी सभी हैं, कुछ चैनल पर हैं, कुछ ट्विटर पर हैं अनिल जी। हाँ, ये बात तो ठीक है। देखो हिंदुस्तान में रायचंद की कमी नहीं है। बहुत है। हाँ, मुफ्त में मिलती, तो जो चीज मुफ्त में हो तो हम आराम से देते हैं, आराम से लेते हैं, और वो है राय सलाह। ओके, आइए आगे बढ़े जल्दी से। जय अपनी कॉल देना चाहते हैं, जय बताइए। जी अनिल जी डिफेंसिव स्टॉक्स जो है मुझे पसंद है। मॉर्निंग में एफएमसीजी में डाबर दिया तो उसमें अच्छे लेवल्स देखने मिले अनिल जी। अब मुझे मैरिको में 500 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी दे रहा हूँ। इन द मनी स्ट्राइक है, ये चल रहा है करीब करीब 7.55 के आसपास। आपको इसको खरीदना है। टारगेट ऊपर में अनिल जी बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। पहला टारगेट जो है वो है 13 रुपए 90 पैसे का, सेकंड टारगेट है 18 रुपए का, 13.90, 18, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे मैरिको का 500 का कॉल। 3.70 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा नहीं जी। तो आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देके
जबरदस्त बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डाबर में कप मूव देखने मिला, अच्छा मैरिको जिस तरह से आज 200 डेमा और 50 डेमा के ऊपर फिर से आया है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस स्टॉक इज हेडिंग टूवर्ड्स 528 जोन स्पॉट में, तो आपको लगभग 20 रुपए की एक अपसाइड नेक्स्ट 2-3 दिनों में देखने मिल सकती है। तो ये है आपके लिए मैरिको पर कॉल। डिफेंसिव पर एक कॉल आते हुए दिख रहा है, इंटरेस्टिंग है, कुछ कॉन्फिडेंस बताने वाली बात कि एटलीस्ट कहीं पर तो आपको भरोसा करना चाहिए। इस बीच एक बार इंडिया बुल्स पर रखिए नज़र। 10% का निचला सर्किट इस पर थोड़ी देर पहले लगा था और उसके बाद और फ्रेश सेलिंग हो रही है। 12.5% नीचे इस समय आपको इंडिया बुल्स का चार्ट दिखेगा। आज जब दिन की शुरुआत करी थी तो 185 पर था इंडिया बुल्स का स्टॉक, अब 160 के लेवल पर ये आते हुए दिख रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आज इंडिया बुल्स में आया है। इंडिकेशन है कि शायद कल वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी निकल आए, देखना पड़ेगा कैसी इसकी चाल रहती है। बट काफ़ी कमज़ोर ये दिन रहा है इंडिया बुल्स के लिए, कमज़ोर दिन रहा है बाकी एनबीएफसीज के लिए, और उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी एक काउंटर है जहां पर आपने बड़ा ब्रेकडाउन देखा है। फिलहाल देखें तो 1210 के लेवल्स तक पहुंचते हुए दिखा है। बाकी साहब एक क्विक कॉल इस पर दे दें प्लीज। दीपांशु, ये माहौल में बाय करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें इतना वीकनेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 1200-1180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से बार बार पिछले कई हफ्तों में बाउंस बैक हुआ है। तो मैं बेचने की तो मेरी सलाह नहीं होगी, हाँ बाइंग करने की सलाह होगी अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो 1200-1100 के लेवल वॉच करें। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, नजर रखिए 1200 के लेवल पर आपको आते हुए दिख रहा है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक और वॉलेटाइल दिन रहा बाजार के लिए। गैप डाउन हुआ था, कमजोर शुरुआत, थोड़ा दबाव में रहा बाजार और फिर शानदार रिकवरी। और जो आखिरी 1.5 घंटे का आपने ग्लोबल एक्शन देखा है रशिया यूक्रेन की टेंशन का, उसका इंपैक्ट निफ्टी पर ज्यादा आते दिखा। हालांकि ऊंचाई से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों फिसले हैं, तो 17,200 की तरफ निफ्टी और 37,700 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग में जाते हुए। सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं जिन्होंने होल्ड आउट करा। सीएलएसए की आज की रिपोर्ट के बाद विप्रो 1.5% ऊपर, इन्फोसिस में थोड़ी खरीदारी रही, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से अच्छा सहारा मिला। पावर ग्रिड, नेस्ले, मारुति, आइशर यहां पर भी थोड़ी खरीदारी रही। कोल इंडिया डिविडेंड एडजस्टमेंट था 5 रुपए का, उसे अगर निकाल दें तो उतना खराब नहीं था, पर वैसे देखें तो टॉप लूजर है डिविडेंड एडजस्टमेंट के साथ। हिंडाल्को 3.5% नीचे रहा। हीरो मोटोकॉर्प में ब्रेकडाउन था। डिवीज, सन फार्मा दोनों में आया प्रेशर। टीसीएस भी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। आईटीसी में आपने वीकनेस देखी है। बजाज ऑटो, टाइटन, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, एलएनटी और एसबीआई लाइफ कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आए इंडिया बुल 12.5% नीचे, जो रेड्स की बात चल रही थी ईडी की तरफ से। बीएचईएल 5.5% नीचे रहा। हिंदुस्तान कॉपर 5.5% नीचे। एबी कैपिटल, डीएलएफ, बिरला सॉफ्ट, पीरामल, ग्लेनमार्क, एचएएल, रेन इंडस्ट्रीज, आईईएक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, नाल्को, पीआई इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी और डेल्टा कॉप कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा दिन, 5% ऊपर बंद। कोफोर्स 2% ऊपर। फेडरल बैंक यूनिट की आईपीओ आने की तैयारी में 2% ऊपर। एबीबी, गोदरेज प्रॉप, माइंडट्री, एम्फेसिस, साथ ही आपने देखा डाबर और मैरिको, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इन्फोएज इस पर रही हल्की फुल्की आपने खरीदारी देखी। तो अनिल जी, ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं दिख रही है क्लोजिंग पर। एग्जैक्टली 17,200 पर प्रोविजनल क्लोज आ रहा है निफ्टी का, और निफ्टी बैंक एग्जैक्टली 37,700 पर प्रोविजनल क्लोज। तो एक और दिन जहां पर इंडेक्स पर थोड़ी मिलीजुली क्लोजिंग रही, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर था और काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकडाउन भी दिखा है। खुले उससे बेहतर है। हाँ, खुले तब 160 शेयर नीचे दिख रहे थे, ऊपर दिख रहे थे, अभी 260 है। और बीएससी पर लगभग 550 ऊपर दिख रहे थे, अभी 850 है। एग्जैक्ट। तो दिन में थोड़े बढ़े और नुकसान भी थोड़ा कम ही हुआ है, 72 अंकों का ही हुआ। लेकिन हाँ, जिस तरह से 17,350 तक पहुंचे उसको देखेंगे तो 150 पॉइंट नीचे बंद हुए ऊपर से, और कल की क्लोजिंग से शुक्रवार की क्लोजिंग से 75 पॉइंट नीचे बंद हुए। तो कोई ऐसा मजा तो है नहीं। अब ठीक है, यही है मार्केट, ऐसे ही कॉन्फिडेंस की तो है कमी और खबरें हैं ढेर सारी, तो अब कब कौन सी खबर पर रिएक्शन दे वही पता नहीं चलता। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। फाइनल क्लोजिंग आएगी आपके सामने, यही 17,200 के आसपास ही आनी चाहिए और 37,700 के थोड़ा सा ऊपर आनी चाहिए बैंक निफ्टी पर। लेकिन आइए, मेटावर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया का नया बज़वर्ड, एक ऐसी दुनिया जो होती तो आभासी है मगर लगती एकदम एक्चुअल, रियल, वास्तविक। एक ऐसा वर्चुअल स्पेस जहाँ इमेजिनेशन की सभी लिमिटेशंस खत्म होने लगती हैं। आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यही नहीं, मेटावर्स में आप अपने सपनों की एक नई दुनिया बसा सकेंगे और ये सब कुछ 3D होगा। जी हाँ, आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में आपको बताएंगे क्या है मेटावर्स और ये कैसे काम करेगा। चर्चा में हमारा साथ देंगे NS नपिन्ने साहब, जो फाउंडर है साइबर साथी के, और
NS नपीने जी होंगी हमारे साथ में, और साथ ही जितेंद्र जैन होंगे डायरेक्टर वाइजर इन्फोसेक के, और दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी साहब होंगे फाउंडर CEO फ्यूचर 5 के। मेटा का फुल बायोडेटा, ये होगा आज का विशेष शो आपके लिए। आइए उसके बाद दूसरा शो जो होगा, कई बड़े बैंक जैसे कि SBI, HDFC, एक्सिस ने FD पर ब्याज दरें अपनी बढ़ा दी हैं 10 से 15 बेसिस पॉइंट। यह बदलाव 5 साल तक की लंबी अवधि के FD पर किया गया है। FD की दरों में बढ़ोतरी का आपके डेट इन्वेस्टमेंट पर क्या असर पड़ेगा, और 5 साल तक के निवेश के लिए FD से बेहतर आपके पास कोई और विकल्प है? जानेंगे कि डेट में निवेश करने में कितने रिस्क है, किस तरह के रिटर्न से। शाम 6:26 पर देखिएगा विशेष शो, FD बढ़ी दरें निवेश करें क्वेश्चन मार्क। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स क्रिप्टो में निवेश करने से बचने की आपको देते हैं सलाह, और ऐसी सलाह देने के पीछे कई सारी वजह है। उनमें से एक ये है कि क्रिप्टो के नाम पर हो रहे हैं फ्रॉड। मुंबई में क्रिप्टो के बहाने आम लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने का एक मामला सामने आया है। क्रिप्टो करेंसी से क्विक कमाई का लालच, यानी कि आपकी गाढ़ी कमाई को साफ कर सकता है। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो के बहाने कैसे कई जालसाज फ्रॉड कर रहे हैं, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जरूर देखिएगा, क्रिप्टो का जाल कर देगा कंगाल। इसके साथ ही कई सारी और खबरें होंगी जो मिस मत कीजिएगा आपके लिए। फाइनली बाजार फाइनल क्लोजिंग दिखाते हुए 17,206 पर 70 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी 150 अंक नीचे बंद होता हुआ सेंसेक्स, और वहीं 86 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ हर निशान में। तो फाइनली बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन ग्रीन क्लोजिंग दी है, और ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे माहौल में हरे निशान में बंद हो पाना, जब सेंसेक्स और निफ्टी आपका साथ न दो। बैंक निफ्टी जी थैंक यू। तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग आज की। विदा ले ले डन सर। आशु जी थैंक यू वेरी मच, आते जाते रहना। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचिन जी, सिमी जी और जय ठाकर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशु सर बोल रहे हो मुझे परमानेंटली क्यों नहीं बुला रहे? आते जाते क्यों? मतलब रोज नहीं आते ना, इसलिए। वैसे तो अभी आजकल तो जो मूड माहौल में बुलिश है, तेजी में है, तब तो रोज बुलाने से भी दिक्कत नहीं है। करेक्ट। ओके, जब जब आपको समय मिले जरूर दर्शन दें। तो ये है आज का विशेष शो समाप्त होता है। सबसे विदा, और मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत।